सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तकरार के साथ हाजिर खिदमत हूँ। गुज़िश्ता जुमे को भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी और आज भी आप लोगों से दोबारा मुलाकात का मौका मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में काफ़ी तजावीज़ जो हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, बहुत सी तजावीज़ भी आती हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से। आजकल वैसे मौजूदा पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, इतनी थोड़ा सा यानी हर एक के लिए तशवीशनाक भी है और परेशान कुन भी, जो पाकिस्तान की सियासी या माशी जो सूरत हाल है उस पे। तो तमाम जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो तो हम लोगों के ज़ेर बहस आते ही नहीं हैं, ना उस तरफ कुछ देखने का मौका मिल रहा है, बल्कि ये भी नज़र आ रहा है कि तमाम इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो मीडिया है इंटरनेशनल, वो सब भी, उसकी भी नज़रें अब पाकिस्तान पर ही लगी हुई हैं। तो आखिर क्या ऐसी सूरत हाल है कि जो कि काबू में भी नहीं आती, या ये कि अगर काबू में है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर तरफ जो है एक बेचैनी और मौजू बहस जो है वो पाकिस्तान ही बना हुआ है। यकीनन कुछ ना कुछ तो उसके मुहर्रिकात होंगे और यकीनन ऐसा कुछ भी होगा कि जो हर एक जो है वो जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखता है वो तो परेशान है। और अगर पाकिस्तान से किसी तरह की भी किसी को कोई दिलचस्पी है, इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ हर मुल्कों में, जैसे आप लोगों के इल्म में होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसने भी एक करारदाद कुछ मंजूर किए इस हवाले से जो पाकिस्तान के हालात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अंदरूनी मामला है, कहीं ये भी कहा जाता है। और लास्ट टाइम जो हम लोगों की गुफ्तगू हुई थी और उसमें वही मैंने बताया कि चाबीज़ आई थी, उसमें ये था कि क्या हल हो सकता है एक मुख्तलिफ आरा की रोशनी में, कि जो बेहतर एक सूरत हाल बन सके पाकिस्तान में, सियासी तौर पर एक अमन भी आए और जो भी प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो भी आगे चले, या पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी सिर्फ उसी वक्त बेहतर हो सकती है जबकि एक एक मुस्तहकम कोई गवर्नमेंट हो और जो एक उनके पास फुल्ली मैंडेट हो। तो बहरहाल कहा यह जाता है कि इलेक्शन तो अपने वक्त पे कराए जाएंगे, वो वक्त कब आएगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। या ये कि जो अगर नियतों पे तो शक नहीं कर सकते हम, जो कहा जा रहा है उस पर अमल कर दिया जाए तो जब भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ये हकीकत है कि जब तक इस मसले का, अच्छा यहाँ एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था, तो क्या इसको ऐसे ही चलने दिया जाए? क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो काबू में है और बड़ी अच्छी बेहतर है, और इस तरह जो आजकल आए दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो गिरफ्तारियां हो रही हैं जिस बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार, तो ये क्या एक नॉर्मल हालात हैं या ये कुछ एबनॉर्मल सूरत हाल दिखती है? तो ये सारी चीज़ें क्योंकि दो आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत ठीक हो रहा है, और जो इस वक्त हुकूमती जो हल्के हैं या उनकी हिमायती जो अवाम है या जो भी है, उनका कहना ये है कि जी ठीक है, वो ऐसे चलेगा। तो लेकिन ऐसे चलता तो एक बड़ी तादाद में लोगों की ये राय भी है कि नहीं जी ऐसे कब तक चलेगा, और ऐसे चलता भी नहीं है। वैसे अगर हम तारीख का मुताला करें तो कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं होते। जिस तरह लास्ट टाइम जो गुफ्तगू हुई थी उसमें यही कहा था कि मसाइल हल तो होंगे गुफ्तगू ही से।
तो क्या कोई ऐसी पेशरफ्त के चांसेस नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसे पेशरफ्त के उस पर कुछ कामयाबी हो कि मुज़ाकरात की या ऐसे कुछ हो, ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है? तो ज़ाहिर है कि ये आप लोगों की जब क्या राय है इसमें कि क्या ऐसा होना चाहिए? फिर वही बात आएगी कि ये सब तो कहते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये क्या होना चाहिए? मैं हमेशा इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि ये हम बताएँ और ये हम सोचें और इसको कोई भी तजवीज़ हो आपके ज़हन में, वो ये बताएँ कि हाँ, ये किया जाए तो बेहतर है। बाकी जो सूरत-ए-हाल है अगर हाँ, सियासी तज्ज़िया-निगार जब उस हवाले से हम देखते हैं, तो क्या होता है, तो फिर तो हमें हिस्ट्री का मुताला करना होगा। तारीख़ क्या कहती रही है और तारीख़ में क्या होता रहा है? क्या इस तरह ज़ोर-ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें हल हुई हैं? अगर हल हुई हैं, तो वो भी वक़्ती तौर से तो उन पे बज़ाहिर तो नज़र आता है कि ये तूफ़ान रोक लिया गया है। लेकिन बहरहाल वो एक बड़े बड़े तूफ़ान का पेश-ख़ैमा होता है। और ये अब चाहे हम पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से देखें या दुनिया की किसी भी तारीख़ी ममालिक जो हैं जहाँ पर के तब्दीलियाँ आई हैं या कुछ हुआ है, तो लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती से मुस्तकिल ये चीज़ कर दी जाए। अगर कोई आज पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल देख के ही कहता है कि नहीं जी कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो फिर उसको फिर सोचना पड़ेगा कि उनके पास क्या ऐसे बातें हैं या ऐसे उनके पास पॉइंट्स हैं कि जिस पर वो ये कह सकते हैं कि नहीं जी सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो इस कदर सब अपने घरों में खुशहाल होने चाहिए, सब अपने-अपने घरों में हों, क्या ज़रूरत है किसी को गिरफ्तार करने की या ये कि महँगाई का जो एक ऐसा तूफ़ान इस वक़्त पाकिस्तानी अवाम पे वैसे तो देखा जाए कि ख़ैर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक आया हुआ है महँगाई, लेकिन जो इस वक़्त पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है और उसको दुनिया के ममालिक जो कि पहले जो कमतर समझे जाते थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान उनसे भी कहीं कमतर नीचे चला गया और अब बिल्कुल दिवाली के हो ही चुका है, वो कैफ़ियत है। अगर कोई ये कहे कि नहीं जी कोई ऐसे दिवालिया की नौबत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर उसने अपनी आँखें बंद की हुई हैं। सवाल ये है, इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये तो हकीकत है कि जो सियासी और माशी सूरत-ए-हाल है, वो बहुत ही यानी उनको अल्फ़ाज़ में नहीं वो किया जा सकता कि किस कदर ख़राब हो चुकी है। लेकिन अगर हमें इसे ठीक करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसे ठीक होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बैठ के सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। या ये कि सिर्फ़ जो हम चाह रहे हैं वो करें और बस वही हो जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप लोग इस बारे में आपकी क्या राय है कि अगर ये कहते हैं कि हम जो हैं वो इसी तरह माशी सूरत-हाल भी बेहतर कर लेंगे और इसी तरह हम जो है वो सियासी सूरत-हाल भी अवाम को थोड़ा-सा जो गिरफ्तारियाँ करके उनको जो भी वा हुआ है, स्पेशली देखिए ख़वातीन, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि इस कदर ख़वातीन के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। हालाँकि सियासी तल्ख़ियाँ भी बहुत बड़ी हैं, हर मुख्तलिफ़ अदवार में जिस वक़्त 77 की तहरीक चल रही थी, उसमें भी और उसके बाद भी। तो बहरहाल ये देखिए हमारे कॉलर हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन-सा बात कर रहे हैं? जी, सलामुकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेख साहब? ठीक-ठाक? बस ठीक-ठाक, आप जी, सुनाएँ? जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप बताइए। मैं अभी आके आपका सुन रहा था जो आपने एक कुछ कर रहे थे आप। जी, जी। अच्छा, मुल्की मईशत जो है वो तो एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मौजूदा सियासी हालात से क्या मुल्क की हालत ठीक हो जाएगी? हुँ, हुँ। मुल्क की हालत आप सियासी तौर पे पूछ रहे हैं या आप माशी तौर पे पूछ रहे हैं या जी, दोनों की जी। पूछ जी, रहे जी, हैं? दोनों से देखिए दोनों में आपस में लिंक है, आपस में एक-दूसरे का, क्योंकि देखिए मुस्तहकम अगर हुकूमत होती है, तो माशी सूरत-ए-हाल भी बेहतरी की तरफ बढ़ती है। लेकिन अगर ज़रा-सी भी कोई बेचैनी हो, तो उस पर सभी चीज़ों पे असरात पड़ते हैं ना उसके। तो ज़ाहिर है कि जो लोग बेइज़्ज़ती करना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह अपना काम नहीं कर पाएँगे, अगर सियासी सूरत-ए-हाल बेहतर ना हो तो। तो आपस में इनका लिंक तो है। तो मेरा सिर्फ़ पॉइंट ये था कि क्या इस वक़्त सब कुछ ठीक है या सब कुछ और मज़ीद ठीक होना चाहिए? ये मेरा सवाल था। जी, अब मुझे उसमें सिर्फ ये फरमाना था कि आपके मुल्क के सियासी हालात हुँ, हुँ। कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं रहे
कि उससे मॉइस्चर जो है वो ठीक हो। सवाए जब 2017 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई तो उस वक्त आप नेशनल ग्रिड में तकरीबन 14,000 जो आपका लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। अच्छा, उसमें सी पैक जो है वो काम कर रहा था जोरों शोरों से, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। अब तो उनकी इन्वेस्टमेंट कौड़ियों के भाव रह गई है। तो ये जो पूरा ट्रॉमेटाइज हुआ सिचुएशन पॉलिटिकल, और जिससे आप ये कहते हैं कि वो कोरिलेट करती है आपकी माशी हालात से, ऑब्वियसली वो कोरिलेट करती है। लेकिन वो जो उस वक्त चीजें हुई कि आप चाइना के सरबराह ने आना है तो आप जो है वो उनके दौरे भी कैंसिल हुए, वो आपसे कुछ चीजें भी मांग रहे हैं, और अभी आप ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, बल्कि हो चुका है। जी जी, ये आपकी राय हो सकती है, उसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन इन्होंने काफी हद तक काबू पा लिया हुआ है। और वो जो कह रहे थे कि दिवालिया हो जाएगा, जो अपोजिशन कह रही थी, ये जो तरीके इंसाफ और दूसरे के जी दिवालिया हो गया, वहां से भी निकल आया। पाकिस्तान अभी दिवालिया नहीं होगा, और चीन ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले फिर ऑफर किया पाकिस्तान को कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं माशी तौर पे, और कोई भी आपको जरूरत हो, और उन्होंने पहले भी आपको रोल बैक कर्जे दिए हैं। अच्छा, और डेफर भी हुई है पेमेंट्स। फिर आपके IMF के जो बजट के बाद जो हालात होने हैं उनसे फिर मायदा होना है। तो मैं नहीं समझता कि इन हालात में पाकिस्तान को दिवालिया हो गया है या होने जा रहा है। इन्होंने ठीक कर ली मशद। अच्छा, अब जो ये पूरी सिचुएशन बनी 9 मई की, और उसमें जितनी तबाही हुई, और जो इंटरनेशनल महाज पे, स्पेशली जो इंडियन मीडिया में जो चीजें आई, तो ऑफ कोर्स आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकती है, लेकिन इन हालात का जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, पकड़ दकड़ नहीं है। इन हालात का जिम्मेदार आपका मुजरिमाना फेल है, जो आपने किया, जो आपने प्रूव किया, और जिसकी वजह से आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग ऐसे नहीं, अगर कोई बहुत अच्छा काम किया होता या कोई ऐसा काम किया होता जो काबिल बर्दाश्त होता। अच्छा, आपका मतलब है कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? जी जी जी, अच्छा, जी जी जी, ठीक है ना। जी। अब उसमें से आप ये कह लें कि 50% लोग ऐसे हैं जो वाकई छोड़ गए हैं, 50% ऐसे हैं जिनको छुड़वाया गया। यही लोग कह रहे हैं ना, तरीके साहब वाले तो कह रहे हैं कि सारे छोड़ के चले गए, लेकिन फिरदौस आशिक इवान, फयाज चौहान और दूसरे लोग जो हैं, ये सब छोड़ के गए और अभी बातें कर रहे हैं। जैसे फवाद चौधरी हैं, उन्होंने कहा मैं सियासत में नहीं आऊंगा, लेकिन 4 दिन के बाद उन्होंने आके कुछ लोगों के साथ खड़े होके सियासत में वापसी का ऐलान कर दिया कि हम एक कोई नई पार्टी बना रहे हैं, शामिल हो रहे हैं उसमें। तो पाकिस्तान की सियासत को माशी हालात से कभी भी पाकिस्तान ठीक नहीं हुआ कि आप सियासत बहुत ठीक है तो माशी हालात। हाँ, मैंने आपको पिछले दौर की मिसाल दी थी कि वो एक जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है ना, जहाँ पे तो फिर आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फिर आपके बिजनेसमैन भी खुश होते हैं, फिर आपकी इंडस्ट्री भी लगती है, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो वो एक जो नवाज शरीफ था, उसमें बिजनेसमैन उसको सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो खुद एक बिजनेसमैन है। मैं नवाज शरीफ को एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन जो 3.5 साल इमरान खान ने गुजारे, वो एक बहुत सवाई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कुछ नहीं हुआ था। आप अगर इस दौर की बात करते हैं ना कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और पकड़ के हालात ठीक हो जाएंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी मैं पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लेके आऊंगा, और पता नहीं क्या क्या नारे लगाए थे। ये हम रोजाना बात करते हैं, लेकिन कौन सा लूटा हुआ पैसा वापस आया, क्या हो गया? आपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज किए, आपने बहुत कुछ चेंज किया। ये लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देता, और आके फौज के बारे में
क्या क्या कहते रहे मुल्क के इदारों के बारे में, ना सिर्फ फौज के बारे में, आपकी अदलिया के बारे में, आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में, आपका सीपैक बंद हो गया। अच्छा, वैसे यहाँ दो तीन हाल होता है। जी 2-3 सवाल मेरे ज़हन में ऐसे आ रहे हैं। जैसे अभी आपने इलेक्शन कमीशन की बात की या लोगों को छोड़ के, अगर मैं मेरे ज़हन में जो सवाल आ रहा है वो मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि लोग खुद छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा खुद छोड़ के जा रहे हैं, मैंने कहा हो सकता है कि 50% खुद छोड़ के चले गए। अच्छा चलिए, खुद छोड़ 50% से शुरुआत दिया हो। अच्छा ठीक है, हाँ। मैं इतना मार्जिन देता हूँ। अच्छा, यानी कि ये है कि वो लोग जो हैं जो बाहर जब जाते हैं, जैसे चौहान साहब का भी जिक्र आया, चौहान साहब जो थे जब जाने से जवान है जी। ये हाँ, मैं उनका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने जब वो गिरफ्तारी से पहले जो है उनका बिल्कुल एक और बयानिया था, जब वो वहाँ निकल के आए तो एकदम उनका पूरा पलट गया उनके बयानिया। तो इसको किस उसमें देखा जाए, क्या वहाँ जाके उन्होंने एकदम इल्हाम आया उन्हें, या उन्हें ऐसी कोई ख्याल आया कि भाई हाँ ये मैं बड़ा गलत कर रहा था? तो ये अचानक ये अचानक चेंज कैसे हो रही है कि जब आते हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और होती है? मैं इसका जवाब देता हूँ। जी। इमरान खान में चेंज आया बकौल तरीके इंसाफ के कि वो एक ऐसे शख्स रहे जो अपनी जिंदगी में काफी रंगीनियां थी उनकी, काफी काम करते रहे। जैसे उनमें चेंज आया, एकदम चेंज आया। वो लोग कहते हैं कि जो उन्होंने तस्बीह पकड़ ली, तो इसी तरह लोगों में चेंज नहीं आ सकता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आ सकता है, लेकिन वो उस सरकारी मेहमान बनने के बाद क्यों चेंज आता है, ये मेरा सवाल है। मुझे ये नहीं है कि नहीं आ सकता, बेशक आ सकता है, बिल्कुल आ जाए, लेकिन उस सरकारी मेहमान बनने के बाद क्यों आते हैं? नहीं, मेरा नहीं, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा कर रहे हैं बहुत, लेकिन उस सरकारी मेहमान बनने के बाद क्यों अच्छे बन जाते हैं? पहले बड़े बुरे थे, ज़ाहिर है कि पीटीआई में तो बुरे ही थे ना। अब जब वो सरकारी मेहमान बन के आते हैं तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो उन्हें एकदम उन्हें ख्याल आ जाता है, मैं उन पे एतराज़ तो कर ही नहीं रहा कि वो क्यों कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। बात ये कि वो सरकारी मेहमान बनने के बाद क्यों आता है? अपना बदलने का जी। उन्होंने एकदम इमरान खान ने भी तो बदला अपना। नहीं, एकदम तस्वीर पकड़ ली, मदीना की रियासत की बातें करने लगे, ठीक है अमेरिका के खिलाफ बातें करने लगे, तो वो भी तो एकदम ही आया था। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जो सरकारी मेहमान बन के एकदम लोग आते हैं, तो वो भी फिर यानी जरूरी है कि सरकारी मेहमान बने हम, उसके बाद ही हम चेंज हों? हाँ, आपकी सलाह करने वाले बंदे होते हैं ना, इमरान खान की सलाह करने के लिए उनकी नहीं, जो पुलिस जब गिरफ्तार कर लेती है और वो उसके बाद गिरफ्तार करने के लिए आप वहाँ पे बैठते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, आपको पता चलता है यानी हमें अपनी सलाह करने के लिए गिरफ्तारी देनी जरूरी है। देखिए, बात सुने, जो रियासत के इदारों पे हमला करने के लिए तरजीह देगा जो बंदा, और जो मुल्क के खिलाफ होगा, फिर तो इन सब लोगों को 9 तारीख ही छोड़ देनी, 9 तारीख को जिस दिन ये वाक़या है वो उस दिन छोड़ देनी चाहिए थी। जब उस्मान रज़ाक को सबूत दिखाए जाएंगे, जब फयाज चौहान को सबूत दिखाए जाएंगे, जब फवाद चौधरी, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, सबूत हमारे पास है, बिल्कुल। और इस बंदे को हमने अभी पकड़ना नहीं है। जी। ये सब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इस बंदे को पकड़ के कम से कम 10-15 साल कैद होगी, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन बंदा है। तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये 9 तारीख को उन सबको किसी को कुछ नजर नहीं आया, अनलेस कि वो जाए सरकारी मेहमान होके एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सब चेंज हो जाए। तो ये मेरा सवाल है कि ये एकदम कैसे हो जाता है? मैं वही जवाब देने लगा हूँ कि 9 तारीख को जो कुछ हुआ, क्या 10, 11, 12 को उन्हें कोई ख्याल नहीं आया? क्या उसकी तायद करता है कोई? कौन? नहीं, सबने मजम्मत की, वो तो है ही काबिल मजम्मत, ये बात सही है, ठीक है ना? अच्छा, पार्टी से अलग हुए। हाँ, लेकिन नहीं हुए। चौहान साहब तो खुद अंदर जाने से पहले बयानात उनकी नहीं, औरों के भी इसी तरह है, औरों के भी इसी, नहीं, देखिए आपने चौहान साहब का जिक्र किया इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो औरों का भी मतलब इसी तरह मामला है। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि उससे पहले भी तो इन्हें ख्याल आ सकता है, जी आप जरा सा होल्ड रखिएगा जी, तो उससे पहले भी तो ये ख्याल आ सकता है, लेकिन हर एक कॉमन सिनेरियो है कि वो कहते हैं कि वो तकलीफें वो बर्दाश्त नहीं कर सके जेल में, और कौन लोग? यही लोग जो जिनके बारे में आता है मीडिया में भी कि जनाब वो 2 दिन नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एक नजरियाती कारकुन होता है ना, जो एक पार्टी के साथ जिसकी टाई स्ट्रांग होती है, जिसको पार्टी का पता होता है, वो उससे अलग नहीं होता। ठीक है।
जो जिसको लेकिन आपके पास ये है। और मैं आपको आज एक और बात बता दूं, एक बड़ी अलार्मिंग बात है जो आज आई है। उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान को बाहर भी नहीं जाने देंगे क्योंकि वो मुल्क के लिए खतरा है। वो तो हमेशा से ही कहता ही रहा कि मुझे बाहर जाना ही नहीं है, वो अलग बात है। नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं, वो तो एडवांस में आके कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई रोके कि मैं कहूँ ठीक है जी मैंने जाना ही नहीं, मुझे जाने ही नहीं देंगे। वो नहीं वो कभी भी उन्होंने निकल ना, उनका कोई बाहर है कोई चीज है। जरा सा होल्ड रखिएगा, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। ये हमारे एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी आप ऑन एयर हैं। चौधरी इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। जी आप ऑन एयर हैं जी। तो जो मौजूदा टॉपिक है जी तो इस पाकिस्तान में जो है ये जमहूरियत पाकिस्तान को दरअसल सूट नहीं करती है। ये सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम जो है हर जगह के लिए सूटेबल नहीं रहता। उसकी वजह ये है कि जब से पाकिस्तान बना है जी तो लियाकत अली खान के बाद से आप ये समझ लें कि फिर वो फौजी सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये 70-71 के इलेक्शन तक जो है ये फौजी हुकूमत चलती रही। और वो क्यों चलती रही? क्योंकि जो मौजूदा पाकिस्तान है, जो खैबर पख्तूनख्वा हो गया और पंजाब हो गया, सिंध हो गया और बलूचिस्तान हो गया, इन्होंने बांग्लादेश को अक्सरियती लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं किया एज ए पाकिस्तानी। वो जो है अक्सरियत में रह के हुकूमत करें। उन्होंने इतने अरसे तक 70-71 तक जो है माशाल्लाह इन सब ने मिलकर लगा के रखा कि वो जो है कुछ कर ना सके। बहालत मजबूरी जब उनको इलेक्शन कराने पड़े, वो बंगाल के लोग जो हैं सियासी जद्दोजहद करते रहे और आखिर कामयाब हुए इलेक्शन कराने में। जब वो इलेक्शन में जीत गए तो भुट्टो साहब ने तकरीर की कि मैं टांगे तोड़ दूंगा और उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया और नाम उनका लगा दिया कि बंगाली जो है गद्दार हो गए। तो बेसिक वजह ये है जो पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान का खित्ता जो है, यहाँ कबायली सिस्टम है। जी कबायली, वडेरे, चौधरी, इस किस्म का सिस्टम है बड़े शहरों के अलावा। तो ये कोई सियासत या जमहूरियत की बात नहीं करते हैं। ये एक जैसे फौजी डिक्टेटर होता है ना, तो इन्होंने एक चीज कह दिया, एक बात आपने अभी शुरू में कही थी, टेबल टॉक होनी चाहिए, बैठ के बात हो जानी चाहिए, जी मसले कुछ हल हो जाए। क्योंकि इनकी मेंटेलिटी टेबल टॉक वाली है ही नहीं इस खित्ते की। ये इनका अंदाज ऐसा होता है जैसे हर आदमी जो है एक अपने इलाके का टेररिस्ट है। तो ये टेबल टॉक पे कभी तैयार नहीं होंगे और इनका वाहिद हल है एक खतरनाक किस्म का डिक्टेटर होना चाहिए। देखिए अब अभी अगर बहुत ज्यादा पीछे आ जाए तो मुशर्रफ ने कंट्री को चलाया, मुशर्रफ ने कंट्री को चलाया और बड़े खराब हालात भी थे। वो एज ए डिक्टेटर रहे लेकिन बड़े अच्छे फैसले किए, बड़े अच्छे अंदाज से उनके दौर में जो है तरक्की भी हुई पाकिस्तान में। तो ये जमहूरियत इस खित्ते को सूट नहीं करती क्योंकि ये लोग नहीं वो अच्छा चलिए ये नहीं देखिए हालात बता रहे हैं बकौल आपके कि ये सूट नहीं करती। आपके ज़हन में क्या हालात है कि फिर कौन सा सिस्टम हमें सूट करता है? देखिए सिस्टम जो है माशाल्लाह ये लग जाए वो बेहतर है मौजूदा हालात से। आपने क्योंकि मुशर्रफ साहब का जिक्र किया इसलिए मैंने उनका नाम किया। नहीं, पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो मुस्तकिल जब से सियासी लोगों के हाथ में, सियासी पार्टियों के हाथ में पाकिस्तान आता है तो बर्बाद होता चला जाता है, बुरी तरह बर्बाद होता है। और अगर कोई डिक्टेटर मुशर्रफ साहब हो गए या अय्यूब के दौर में भी, इस दौर में दोनों दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की। तो इसका मतलब क्या साबित हुआ कि जमहूरियत का सिस्टम जो है पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। तो क्या यानी आपने ये रिकमेंड कर दिया कि क्या माशाल्लाह बेहतर है? नहीं, माशाल्लाह बेहतर नहीं है, इसका माशाल्लाह से सोल्यूशन भी है। हाँ वो क्या वही मौजूदा हालात में तो माशाल्लाह बेहतर है। अच्छा। और मतलब ये ऐसे नहीं हल्का फुल्का माशाल्लाह नहीं, कोई सख्त किस्म का डिक्टेटर हो जो इन सियासतदानों के खिलाफ सख्त किस्म के एक्शन ले सके। तो वो मतलब सिर्फ बातों की हद तक नहीं। और अगर पाकिस्तान को सही करना है, पाकिस्तान को सही करने का एक ही इलाज है कि इंडिया ने जमींदारी खत्म की थी ना, सब में पहले जमींदारी खत्म करें आप। ठीक है, यानी कि जी आप अपनी बात पूरी कीजिए।
सब में पहले जमींदारी खत्म की जाए, उसके बाद ये किया जाए कि पाकिस्तान में कम से कम 20 से 25 सूबे बनाए जाएं। कौन बनाएगा? हाँ, कौन बनाएगा? डिक्टेटर ही बना सकते हैं। अच्छा, तो डिक्टेटर, पहले डिक्टेटर पाकिस्तान में आते रहे, हाँ, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? पहला सवाल। उन्होंने नहीं किया तो वो खुद तासुबी लोग थे। यानी डिक्टेटर जो है वो भी तासुबी थे, जो सियासतदान थे वो भी गलत थे। पाकिस्तान में यही तो बात है। तो नहीं, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि जो डिक्टेटर्स है वो भी सही नहीं थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सही नहीं है, तो कौन आसमान से उतरे? मतलब कौन करे? देखिए वही तो दुनिया कायम है। बिल्कुल है। जैसे डिक्टेटर थे तो अयूब खान ने अपने दौर में क्या किया, कराची में से ट्रकों में भर के लाके, और कराची का इलाका है लालू खेत, वहाँ की मकामी आबादी को, फातिमा जिना को फेवर करने पे रोडों पे दौड़ा के मारा, और उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दौर में ये था, कराची वाले तो ये समझे कि ना इनके पास वेपन होता था, ना ये लड़ना जानते थे, समझ रहे? तो इस किस्म का जुल्म जो है ये तो 80s तक जारी रहा, लेकिन मुशर्रफ के दौर जो है डिफरेंट था। मुशर्रफ ने, जैसे अगर मेरिट की बात आती थी, मेरिट लाने के लिए मुशर्रफ ने, अगर 2/3 मेजोरिटी से नहीं होता तो मुशर्रफ ने कुछ रूल रेगुलेशन चेंज करके, कुछ निजाम चेंज करके उसको इक्वल करने की कोशिश की। लेकिन बात यही आ जाती है कि बाहर के कंट्रीज का भी जो सियासतदान है पाकिस्तान में, वो इतने मरासिम होते हैं, कि ये प्रेशराइज करवाते हैं। अच्छा, मुशर्रफ साहब के पास तो बड़े इख्तियारात भी थे, तो वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने मेरिट को बुनियाद रखा और उन्होंने वो किया, तो जो उन्होंने फिर ये कोटा सिस्टम जो सिंध में है, जो बांटा हुआ है, उसको उन्होंने क्यों नहीं चेंज किया? देखिए, मेरिट वहाँ पर मेरिट चाहिए थी। 2/3 मेजोरिटी जो है वो तो अच्छा नहीं, अच्छा सुनिए, मुशर्रफ साहब जो थे वो क्या 2/3 मेजोरिटी से आए थे? नहीं, मार्शल का तो मतलब होता है, देखिए मार्शल का जो मतलब कुछ और होता है कि लॉ जो है वो उसका कोई वजूद नहीं होता, कानून दस्तूर का उसका कोई वजूद नहीं होता। उसी आपका मतलब मैं समझ गया कहने का। जी आपका मतलब मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। मसला ये है कि मुशर्रफ अकेले किस महाज पे लड़ता, यानी डिक्टेटर भी नाकाम हो जाते हैं। हाँ, डिक्टेटर भी नाकाम होते हैं। तो जब डिक्टेटर भी नाकाम हो जाते हैं और पॉलिटिशियन भी नाकाम हो जाते हैं, तो कौन सिस्टम सही करे? देखिए, कैसे सही हो? सिस्टम जो है पाकिस्तान का, डिक्टेटर ही सही कर सकता है, जबकि वो तो डिक्टेटर ही सही कर सकता है। ये क्योंकि देखिए 4 साल या 10 साल के अगर बच्चे से भी आप पूछेंगे ना पाकिस्तान में, वो भी खास तौर पे शहरी इलाके के बच्चे जो है वो आपको बता देंगे कौन सा लीडर कितना चोर है। बस जब से ये सोशल मीडिया इतना आगे चला गया है, एक सेकंड में न्यूज इधर उधर होती है, एक छोटे से बच्चे को ही पता है कि सारे लीडर जो है ये तकरीबन चोर हैं। लेकिन वो तो अपने आप को कहते हैं ये हम पे इल्जाम है। नहीं, कोई इल्जाम नहीं है ना, उनका तो कहना यही है। अगर वो ये कहते हैं कि इल्जाम, क्योंकि बात ये है कि ये इनके पावर इतने होते हैं, ये अपनी मर्जी से हर पार्टी अपने जज रखती है, और जो पाकिस्तान में क्रिमिनल से क्रिमिनल आदमी होता है वो जज बनता है। जो गंदे से गंदा आदमी देखा जाएगा ना तो उसको जज बनाया जाता है, क्योंकि उसको यूज करना है क्रिमिनल को, क्रिमिनल को यूज करना है। जब तक कहने का मकसद ये है, क्योंकि ये मेरिट लाने नहीं देते, वो इसीलिए नहीं लाने देते। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान के बेशतर एरिए बहुत सारे ऐसे हैं कि इलेक्शन में मैं खुद एक जगह का इंचार्ज था गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन में। एक दफा जब मैं गया हूँ तो वो एक बलूचिस्तान का एरिया था, तो जब हम पहुंचे वहाँ, एक दिन पहले शाम को पहुंच गए, सुबह वोटिंग थी। जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो हम बस कमरे में थे, और दूसरे दिन निकलते हुए हमने साइन किए। जो इंचार्ज थे हमारे टॉप पे, उन्होंने एक साइन किए, और सारे वोट जो है, जितने वोट थे टोटल वोट डल गए और साइन करके ऐलान हो गया बस। और कोई आदमी वोट डालने नहीं आया था उस गाँव में।
हाँ तो अब ये असल में देखिए इस बात से तो जी इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि सिस्टम में इतना बड़ी मतलब खला है कि जिसकी वजह से आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं वो सिस्टम का, लेकिन उस सिस्टम को कैसे दुरुस्त हो या कैसे दुरुस्त होगा वो ये क्या क्या हम ऐसा करें, क्या आवाम करें, क्या दुरुस्त होने के लिए मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने बताया खान था उसने अपने एरिया में ये कर लिया, या कोई चौधरी होगा अपने एरिया में, उसके अलावा उसकी फैमिली के अलावा कोई एमएनए बन ही नहीं सकता, एमपी बन ही नहीं सकता। समझ रहे हैं, सिंध में भी यही हाल है। तो पूरे तो जब 75 साल से यही लोग हैं, ये अपने इलाके में एजुकेशन नहीं लेने देते एक खास मकसद के लिए कि लोग पढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे, ये जमहूरियत समझ जाएंगे, तो ये जमहूरियत नाम की रखते हैं। और सिर्फ जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ये जो है करोड़ों रुपए अरबों रुपए लोन ले लेते हैं गवर्नमेंट से। वो देखिए वो हकायक तो सबके सामने जो इस वक्त हालात है, मसला सिर्फ ये है कि जैसे आपने कहा कि नहीं पॉलिटिकल पार्टीज तो नाकाम हो चुकी हैं और इनका जो सिस्टम है, तो अब आप कहते हैं मार्शाल्लाह, लेकिन जब भी मार्शाल्लाह के हमने देखते हैं तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि माशी सूरत हाल अगर बेहतर है। देखिए माशी सूरत हाल भी देखा अगर जाए ना तो देखिए मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी जो पाकिस्तान को यानी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इमदाद इसलिए की कि वो उनके वहाँ फंसे हुए थे अफगानिस्तान में। इसी तरह ज़ियाउल-हक के सामने साहब के टाइम में भी ये अफगानिस्तान की जो सिचुएशन थी, सोवियत यूनियन वो सब वहाँ पर उसमें था, उनको वहाँ से मिल रही थी, तो पाकिस्तान एक मुस्तहकम। तो जब भी ये होता है कि वहाँ से हमें बहुत ऐसी बात नहीं है। हाँ अयूब का दौर आप भूल गए। अयूब साहब की भी बड़ी दोस्ताना थे और उन्हें भी अड्डे चाहिए वो जो भी है दोस्ताना थे, लेकिन नहीं क्यों देखिए तब भी हालात ये थी कि हम उनके मुशर्रफ जो है, मुशर्रफ जब आया है 9/11 के बाद मुशर्रफ के पास ज्यादा प्रेशर आ गया, जी प्रॉब्लम आ गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उनकी। मुशर्रफ साहब की प्रॉब्लम जो है 9/11 के बाद यूं सॉल्व हुई कि उस वक्त तक उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो 9/11 के बाद जब ये अफगानिस्तान पर वो हुआ और इन्होंने पाकिस्तान का साथ देने, पाकिस्तान ने ये कहा कि हम साथ देंगे अमेरिका का, तो उस वक्त हालात चेंज हो गए। ऐसी बात नहीं है कि शुरू के साल में उन्हें नहीं किया जाता। ऐसी बात नहीं है, जब भी कोई ऐसा काम होता है ना बाहर से परमिशन लेके ही होता। मुशर्रफ साहब का जो मसला चल रहा था वो सिर्फ एक जहाज का मसला नहीं था, जहाज का हादसा होने से पहले जो वाकयात आ रहे थे तो उससे पता लग रहा था कि पहले से चल रहा है। जब ये पहले से चल रहा है तो आप क्या लेकिन उनकी नीयत मुशर्रफ साहब की कभी नहीं थी कि मैं हुकूमत में बन के बना के बैठ जाऊंगा। देखिए वो नीयत नहीं थी, सही कह रहे हैं आप, जी नहीं थी, लेकिन जहन में जरूर होगा कि इस कंडीशन होगी। आप मुशर्रफ साहब को, एक आपका आर्मी चीफ है, आप उसको ऐसे डील कर रहे हैं कि आप चपरासी से बदतर उसकी हैसियत बता रहे हैं, मतलब आप गुंडागर्दी कर रहे हैं जमहूरियत के नाम पे। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कानून की बालादस्ती अलग चीज होती है, और अपने आप को गुंडागर्दी या बदमाशी शो करना वो डिफरेंट चीज होती है। तो उसमें बहुत फर्क होता है और नजर आ रहा होता है कि आर्मी चीफ को आप इस तरह ट्रीट करेंगे तो उसका रिएक्शन तो ये आना है ना। असल चीज यही है कि इदारे अपना अपना काम करते रहे तो ये नौबत ही ना है, 50% मसाइल तो तभी हल हो जाए कि इदारे सिर्फ सारे अपने अपने, क्योंकि मैं आपको एक अपने अपने काम की बात नहीं है। सबसे पहले देखिए वो क्या नाम है उनका, एंटीएम के जो लीडर क्या अल्ताफ हुसैन साहब, जी उन्होंने शुरू से एक बात कही है पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने शुरू से ये बात कही है कि ये जमींदारी निजाम खत्म होना चाहिए। जब तक ये निजाम खत्म नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात से, मैं पूरी तरह रिसेंटली कोई यकीन करेगा, अभी रिसेंटली जो है कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे पता नहीं कितने लाख एकड़ जो है ना, एक वडेरे को जमीन जो है वो केस जीत गया, उनके आबो अजदाद की जमीन थी और इतना जमीनें उनको मिल गई। तो जब तक जमीनें इस तरीके से बांटी जाएंगी और इस तरीके से कंट्रोल इन लोगों का रहेगा, तो अब इंडिया का वजह क्या है? इंडिया में अभी भी गड़बड़ होती है, ये नहीं कि 100% सही है, मतलब उन्होंने सब में पहले जमींदारी खत्म की। असल में उनका जो इस वक्त जो मुल्क इस वक्त दुनिया में फिर भी आगे बढ़ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने इब्तदा ही में जब से वो आजाद हुए शुरू में उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि ये सिस्टम खत्म करके, और सिस्टम जो है उसी वक्त पाकिस्तान में आ रहा था
आ नहीं सकता था, तो इन्होंने लियाकत अली खान को उड़ा दिया। इसलिए नहीं सकता था कि उनके गिर्द जितने भी एतराफ में जितने भी लोग थे उस वक्त, और वो देखिए वही लोग थे। इलाके में बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया को जो इलाके मिले ना, जी जी, वेल एजुकेटेड थे ज्यादातर इलाके इंडिया के, और एजुकेशन उस एरियाज में ज्यादा थी। पाकिस्तान में पंजाब के अलावा जो है थोड़ा बहुत पंजाब में थोड़ा था एजुकेशन का ज्यादा, और डेवलप इंडिया को जो मिले। चलिए, हाँ आपकी वो बात सही है, इंडिया से ज्यादा। अब ये मसला ये है कि आपके ख्याल में कि इस वक्त हालात की अगर दुरुस्तगी हो तो वो मार्शल लॉ के जरिए हो सकती है, ऐसा है या? हाँ, क्योंकि वजह ये है मार्शल लॉ जो है दुनिया में किसी भी कंट्री में मसाइल लेके आता है, वो मसाइल हल नहीं करता। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ। आपकी बात अपनी जगह है, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। हाँ। कि मार्शल लॉ के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि मार्शल लॉ में जो है ना एक डिक्टेटर होगा ना, समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो यानी डिक्टेटर होगा, और ये पॉलिटिशियन जो है अच्छा डिक्टेटर है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ एक लम्हे के लिए आज हम ये यहाँ पर इस गुफ्तगू को यूं फर्ज कर लेते हैं कि इस वक्त जो कि मार्शल लॉ इस वक्त कौन लगा सकता है? आर्मी चीफ। तो इस वक्त जो आर्मी चीफ है वो अगर मार्शल लॉ लगा दें तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान एकदम ठीक हो जाएगा? देखिए, एकदम से मुराद नहीं, मेरा मुराद एकदम से मुराद ये है कि वो ये फैसला करें कि देखिए रातों रात ही आता है मार्शल लॉ, जिया साहब का वो आता है या मुशर्रफ साहब का तो रातों रात ही होता है। तो क्या इनसे आप ये तवक्को रख सकते हैं या कि ये सदा बिल्कुल सही कर लेंगे? इतने मतलब उनमें आप समझते हैं कितने? पाकिस्तान का वाहिद इदारा पाकिस्तान आर्मी है जो पाकिस्तान को कंट्रोल में ले सकती है। ये सियासी वजूहात की बिना पे डायरेक्टली ओपनली अपने हाथ में नहीं लेते हैं, क्योंकि गरीब कंट्री में शुमार होता है, इनको फंडिंग चाहिए होती है कंट्री चलाने के लिए, लूट खसोट बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से डायरेक्टली करने। लेकिन मेरा सवाल वही रह गया, मैंने आपसे कहा ना कि आप समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ मौजूदा जो हैं वो मार्शल लॉ लगा दें तो सब ठीक हो जाएगा? चलिए, हमारे एक और कॉलर है, मैं 100%। चलिए, मैं एक और कॉलर है, मैं इनको भी लेता हूँ। देखिए, जी आप जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है? जी आप ऑन है? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए मैं सिर्फ यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ। तो एक साहब की गुफ्तगू को सुन रहा था, अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं वो। जी। देखिए, बात ये है कि 75-76 सालों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फौज ही रही है इक़्तिदार पे। सही है, कोई जमहूरियत नहीं आई है। ये सब झूठ मुनाफिकत है। इसलिए कि यही जो है फौज जो है, यही आपकी एजेंसी ISI जो है, ये पैदा करते हैं अपने दलाल अल्फाज़ों को। नहीं सर, सुने। ये जो दलाली वाला जो लफ्ज है ना, वो लफ्ज बना है सिर्फ पाकिस्तान के लिए। ये जो दलाली वाला जो लफ्ज है ना, ये बना है आपकी फौज, नापाक फौज के लिए। ये दलाल है असल में, और ये वो दलाल है जो अपने जनाब ले पालक दलालों को, सियासतदानों को पैदा करते हैं। देखिए, वो नहीं, अपने पॉइंट आप दीजिए ना। देखिए, हम ये बड़ा कड़वा और सच्चा लफ्ज है ये। हाँ, तो उसको गुफ्तगू में हम दलाली का जो लफ्ज पाकिस्तान के लिए बना है। चलिए, लेकिन ये कि खुद एक दलाल था। चलिए, अच्छा कौन थे? नहीं, अच्छा मेरा ख्याल ये कि जरा सा आप होल्ड कीजिएगा, ब्रेक का टाइम हो रहा है, फिर आप होल्ड रखिए, मैं ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं, आप होल्ड रखिएगा। जी, ब्रेक टाइम। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए Beauty Bar and Bridal. We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal. One-stop beauty salon. मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं।
बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं, जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हों, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। Summer is here, and it's time to celebrate. Summer Fun Fest is back and bigger than ever. Join us on July 1st and 2nd in Mississauga. Immerse yourself in a unique and unforgettable atmosphere where you can create memories that will last a lifetime. Whether you're looking for a thrill on the rides, indulging in your favorite festival foods, or enjoying the dazzling fireworks, Summer Fun Fest has something for everyone. And the best part? All are welcome. Bring your family and friends along for an incredible summer experience you won't forget. So, grab your family and friends and join us at Summer Fun Fest from 1 p.m. till midnight on July 1st and 2nd. This is the perfect opportunity to celebrate the festivities of Eid and Canada Day in style. Summer Fun Fest, where memories are made. J. Junaid Jamshed. Summer Gala sale is finally here. Avail flat 20 and 50% off on all items starting from 26th May till 4th June. Rush to your nearest store or shop online at us.junaidjamshed.com. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EV Electronics. Please call 647-762-3956. जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और जहाँ से हमारी गुफ्तगू हम रोकी थी वहीं से शुरू करते हैं। हमारे कॉलर हैं जी आप ऑन एयर हैं जी, फरमाइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये चीजें ऐसे संभलने वाली नहीं है और जब तक जो है यहाँ एक खतरनाक किस्म का कोई ऐसा डिक्टेटर आए जो किसी की ना माने। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कदर कलामी हो रही माजरत के साथ, लेकिन देखिए ये क्या जरूरी है कि कोई डिक्टेटर आए और फिर ये सारा कुछ, क्या ये नहीं हो सकता कि हम सब आपस में मिलके सर जोड़ के बैठे और ये सोचें कि चलें आज तमाम मसाइल का हल निकालते हैं, जो भी अपने अपने मफादात हैं उनको एक तरफ रखते हुए सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो भी एक बेहतर एक ऐसा मुल्क बनाएं कि जो कि पूरी दुनिया में जिसका नाम हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या जरूरी है कि इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए चाहे फौजी हुकूमत रहे या जमहूरी हुकूमत रहे, ये जितने चौधरी वजीरे हैं ये हर दौर में शामिल रहे हैं हुकूमत में, समझे? तो इस वजह से इनका पता लग गया, क्योंकि जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप बात जारी रखिए। और इनके बगैर कोई गवर्नमेंट चलती नहीं है, क्योंकि ये जो जमींदारी निजाम है जी और इनके इलाके में मीलों जी आप होल्ड रखिएगा। जी तो इनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस वजह से ये सिस्टम चल नहीं सकता।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई डिक्टेटर आता है, मतलब नॉर्मल डिक्टेटर जैसे मुशर्रफ गुजर गए या जो भी जितने गुजरे, इस किस्म का डिक्टेटर नहीं चाहिए। ठीक है, इस किस्म का डिक्टेटर नहीं अब वो आप कह रहे हैं कि ये, लेकिन आपका ख्याल है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो ये 100% आपने कहा कि ये कर सकते हैं? कोई भी आर्मी चीफ हो, मौजूदा नहीं जी, कम से कम कंट्री में सुकून तो आ जाएगा ना। जैसे बाजवा साहब थे, बाजवा साहब, और बाजवा साहब की मिसाल ले लें तो ये आते, मेरे ख्याल में तो हर आदमी की अपनी राय होती है। जैसे परवेज कियानी और बाजवा साहब ये पाकिस्तान के वर्स्ट आर्मी चीफ गुजरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों की एबिलिटी जो है थी नहीं, ऑनलाइन का अंदाज था कि ये आर्मी चीफ है। चले हमारी एक और लाइन जो हो रही है, अगर आप होल्ड रखें तो मैं इनको जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं आप? ऑन एयर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, एहसन खोखर बात कर रहा हूँ। मेरे पहले भी आपका शो पे जी हाँ बिल्कुल। पीपल्स पार्टी टोरंटो के सदर। देखिए आपका जो आज मौजूद आपके शो का कि मौजूदा सियासी सूरत हाल का क्या हाल है। जी देखें, बड़ी दुख की बात है, पिछले जो 3-4 सालों में हुआ है, सियासतदानों ने अपने लिए खुद स्पेस खो दी है। बड़ी मुश्किल से तसलसल पाकिस्तान में जमहूरियत का बना था बीबी की शहादत के बाद। जी हाँ ऐसे ही जमहूरी हुकूमतें आई, मगर इसमें खान साहब का बहुत ज्यादा कसूर है। उन्होंने जिस तरह अपने सियासी मुखालफिन को उनको बिल्कुल साइडलाइन की, आप देखें ना, वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब बात करना चाहता मगर वो अब करना नहीं चाहते। ऊपर से जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उसकी वजह से उनके साथ, उनके फौज के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए और फौज इसको बहुत संजीदगी के साथ इस मामले को ले रही है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इसके अंदर मुलविस थे। अब मुझे तो अभी भी लगता है खान साहब को अंदाजा नहीं है कि मामला कितना संगीन है। अभी भी वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें अंदाजा बिल्कुल नहीं चीजें कहाँ चली गई है। वो और उनकी जमात आपके ख्याल में उनको क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए सूरत हाल में? मेरा सवाल हमेशा सूरत हाल में मैं तो देखिए खान साहब को, हालांकि वो हमारे मुखालिफ है, हाँ नहीं, लेकिन माशाल्लाह आप एक सियासी जहन बड़ा अच्छी वो रखते हैं। खान साहब को ये सब जो अपने बयान दे रहे हैं, जिस किस्म के वो जहराना बयान दे रहे हैं, जज्बाती बयान दे रहे हैं, वो थोड़े बंद करने चाहिए। और लेकिन आपने कहा ना कि वो तो बातचीत के लिए तैयार है, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है। सर बातचीत के लिए तैयार है, फिर वो आके पूरी कौम से माफी मांगे, ये सबसे बेहतरीन हाल है। मगर वो खान साहब मांगेगी नहीं। या होल्ड रखिएगा, ये पाकिस्तान देखिए अब जी आप अपनी बात कीजिए। ये है कि वो लड़ाई से मुलाकात करके उनको पैगाम भेजे। वो जो कहते हैं कि मैं अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आज ही मेरी थोड़ा सा ये जहन में वो आया है कहीं से मालूमात के, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पीपीपी और पीटीआई में कुछ इस तरह की कुछ चीज हो रही है? सर हम पीपल्स पार्टी तो हमेशा, हमने जब नून लीग को माफ कर दिया तो पीटीआई किया, हम तो चाहते हैं मुल्क के लिए बेहतर मफाद। बहुत अच्छी बात है, मुल्क की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनसे बदतर हमारे मुखालिफिन थे नून लीग वाले पीटीआई। जी सारी सूरत हाल सब उनको माफ करके उनके साथ बैठे तो खान साहब के साथ भी चला जा सकते थे। जी खान साहब 2 कदम आगे बढ़ाए, हम 4 कदम आगे बढ़ाए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। जी आप होल्ड रखिएगा जी। और बात यही है कि जी आप कहिए। मैं समझता हूँ कि सियासी, हमारे मुल्क में जो सियासी इंस्टेबिलिटी है, इसी की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। लेकिन नून लीग की भी हुकूमत 3 साल बाद नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया, खान साहब को 3 साल बाद फारिग कर दिया गया। इस तरह तो फिर किस तरह मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा, किस तरह चीजें स्टेबल होंगी? डॉलर कहाँ चला गया? अगर अभी भी सियासतदानों को चाहिए, मैं तो मुझे नहीं पता पार्टी की पॉलिसी देखे नहीं, पार्टी पॉलिसी भी जाहिर है कि यही है कि देखिए कि जैसे कहा आवाजें अब आ रही हैं कि इस तरह अगर बैठ के थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होती है तो मैं समझता हूँ फिर नून लीग भी शायद इसमें शामिल हो जाए, अगर इस तरह की कोई गुफ्तगू आगे बढ़े। बिल्कुल। और अभी देखे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है जी वो इस टाइम पे है, जेल में है। आई थिंक पीटीआई के अंदर वो बहुत मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं। और आपको देखें, हमने भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी इस तरह की मुश्किलात का सामना किया है। बहुत उनके ऊपर भी ऑपरेशन हो चुके हैं। मगर इस मुश्किल वक्त में जो खान साहब के साथ लोग खड़े हुए थे, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। यासीन राशिद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये लोग खान साहब के साथ वफादार रहे। ये आप भूल रखिएगा। जी देना चाहिए और खान साहब को भी चीजें समझनी चाहिए। देखिए समझनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए हालात के हिसाब से ही अगर हालात इंसान चले तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो चीज तो आती रहती है और ऐसा रिजिड होके तो नहीं कुछ वो हो सकता। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ हुकूमत को भी इस वक्त
10,000 खान साहब जिस तरह कोट कर रहे हैं, 10,000 लोग जेलों में हैं, जिसमें खवातीन की नौजवान खवातीन पढ़ी लिखी खवातीन की बहुत बड़ा तादाद है, इनके लिए कौन आवाज उठाएगा, ये बच्चों का क्या होगा? सब तो इस मामले में मुलविस तो नहीं हो सकते ना। जी 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 फौज को कुछ कहें या सब मिलके कहें, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छी बात, अपने पैसे भी बात आप आते हैं तो अच्छी बात है, और यही मैं भी समझता हूँ कि सिवाय इसके और कोई हल भी नहीं है हमारे सामने, इसलिए कि जब तक हम आपस में नहीं मिल बैठेंगे, मेरी मुराद है कि सियासी पार्टीज और वो सब, और उसके बाद फिर उनसे भी बात करें जो अगर एक आपके चैनल के थ्रू पीटीआई के दोस्तों को मशवरा जरूर दीजिए आपस में सब आप एहतजाज करें, आप सेलिब्रेशन स्क्वायर पर एहतजाज करें, आप डाउनटाउन टोरंटो में एहतजाज तो पाकिस्तान कानूनी हक है जी, मगर फौज को, पूरी फौज को गालियां ना बल्कि देखिए हमारे ऊपर भी तशद्दुद हुआ है, इस तरह फौज भी देखे ना किस तरह के रिएक्शन दिखा रही है। अच्छा तो आप समझते हैं कि ये, आप क्या समझते हैं कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं या ये आवाजें नून लीग की तरफ से ज्यादा आ रही हैं? आपको क्या ख्याल है? क्योंकि वो भी तो फौज को बहुत कुछ नाम ले लेके बहुत कुछ कहते रहे, सबको ही नाम लिख, बहुत कुछ कहती रही, तो गलत बात तो कोई भी करे गलत बात होती है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, चाहे कोई भी हो, तो बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि हम तो फौज को कभी नाम लेके कहते ही नहीं है, हम तो कुछ साहिबा तो मुतालबा कर रही है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जी 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 आप होल्ड रखिएगा, जी 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 खान साहब को भी नाअहल कर दिया जाए, क्या किया जाए? तो ये तो नामुनासिब बात है, ये नामुनासिब बात है। अगर वो समझती है कि उनको नाजायज नाअहल किया गया है तो वो अपनी वो बात रखे ना कि हाँ इनको नाजायज वो किया गया, ना कि ये कि सबको उठा के नाअहल कर दिया ताकि फिर सब बराबर हो जाए, तो ये तो खैर पॉसिबल भी नहीं है, और खैर ऐसा कोई खान साहब देखिए ना, खान साहब अपने मामला का सामना तो कोर्टों में कर रहे हैं। जी जी आप होल्ड रखिएगा, जी 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 मोटिवेटेड केसेस है या जैसे भी है वो सामना कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से करने भी चाहिए। जरदारी साहब तो आज तक जी 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 का मामला का सामना कर रहे हैं, तो खान साहब पे तो 100 केसेस बनने सर देखे 3 महीने में। जी हाँ जी हाँ जी। अब ये है कि हमारी सियासत दिन ब दिन जो है बहुत गंदी हो गई 6-8 महीनों। बस तो उसका वाहिद हल यही समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे और उसका हल निकालें, क्योंकि अगर हम ना बैठेंगे जी 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 मजीद मामले खराब जी हाँ जी हाँ, और बस आखिरी बात ये कि पीटीआई सपोर्टर अपने लीडर के साथ खड़े, ठीक है अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा तरीके के साथ चीजें करें, इससे हमारी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, जग रसाई हो रही है। चलें आपका मैसेज भी आ गया, और ये कि बड़ा पॉजिटिव बात यही है कि अब मसाइल का हल जो है वो मिल बैठ के ही करते हैं। जी कई लाइनें जल रही, मैं इनको लेता हूँ। जी 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 वालेकुम, अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम सलाम, आप ऑन एयर हैं। जी 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 एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने अभी कॉल फिनिश की, तो मैं भी एहसन भाई को पता है कि पीपल्स पार्टी का यहाँ पे जो है वो हम मिलकर काम करते हैं। अच्छा एहसन भाई ने एक बड़ी आइडियल सिचुएशन का डिमांड की है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूंगा, नहीं इख्तिलाफ नहीं है, आइडियल सिचुएशन के साथ ही है कि आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा बातचीत को और सपोर्ट करती है, आपस में मिलजुल के बैठ के सियासत करने के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन बात उससे की जाती है जो सियासतदान हो, जो एक बंदे ने अपनी रट लगाई हुई है और वो फौज को भी गालियां देता है, दूसरी पार्टीज को भी गालियां देता है, और पहले वो कहता था कि मैंने बैठना नहीं है, अब वो बैठने के लिए तैयार है। वो तो अब जैसे वो नहीं कहते कि अल्लाह माफ करे, को भीख मांगने के जैसा हो गया कि जी अब मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। तो आपका ख्याल है कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए, बैठना चाहिए, लेकिन ये शख्स जो बैठना चाह रहा है अब ये कभी भी इसने अपने जिन बंदों ने इसके साथ एहसान किया हुआ था, ये एहसान फरामोश बन रहा है। ये कल को जरदारी साहब इस पे एहसान कर देते हैं कि ठीक है जी आज मेरे साथ बात कर लो, बैठ जाओ, कोई रास्ता निकालेंगे। ये फिर जरदारी साहब को या जो भी इनके साथ बैठेगा वो उनको फिर जो है वो मिलाइन करेगा, फिर वो स्टेटमेंट ऐसी देगा। इस बंदे को अब पावर में आना ही नहीं है, इज डन।
ना तो मतलब ये आपका कहना ये है कि इनको अलग करके आपस में सब पार्टीज मिलके अपना जो भी है वो सोल्यूशन निकालें। नहीं, सारी पार्टीज आपस में मिली है ना, वो मिली है, हुकूमत कर रही है ना, इस वक्त हुकूमत कर रही है मिलके। देख लेना आप, पीडीएम बनी है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए तो इसका तो मतलब है कि फिर तो मसला हल हो गया, फिर तो मसला ही हल हो गया कि जिसको नहीं आना चाहिए उस राइवल्स पे ना हाँ, ये बैठी है ना आपस में, बहुत अच्छी हो गई। अच्छा सुनिए, हाँ मैं आपके पॉइंट की बात कर, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। देखिए आपने कहा कि सारी पार्टी मिलके और इनको अलग कर दिया क्योंकि तो इस काबिल नहीं है, ठीक है ना, हो गया। तो ये तो हो गया, काबिल नहीं है। ये पहले वो मुज़ाकरात करते थे, ये कहता था कि मैंने नहीं बैठना। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए नहीं क्या, अब नहीं क्या, तो अब इनको ये इनके काबिल भरोसा नहीं है, जैसे कि आपने अभी कहा ना, नहीं ना, तो इसका मतलब अच्छा तो हम वो नहीं, तो इसको चलिए अलग कर दिया गया, इनको पीटीआई को अलग कर दिया गया, तो बाकी बची जो जमातें वो तो माशाल्लाह हुकूमत कर रही हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। हाँ जी, तो वो कर रही हैं, वो पाकिस्तान को आप जैसे कह रहे थे दिवालिया हो जाएगा, और आपने कहा कि वो नहीं हो रहा, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि नहीं हुआ, दिवालिया नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है। डॉक्टर पाशा साहब जो मिनिस्टर भी रहे हैं अपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स, सुनिए डॉक्टर पाशा साहब का भी स्टेटमेंट ये है कि मुल्क की बहुत नहीं हो रहा, मार्च में भी इनके रिजर्व को तकरीबन, जी आप होल्ड रखिएगा, नहीं मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ डॉक्टर पाशा साहब को, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स सेंटर के डायरेक्टर भी रहे, IMF में भी उधर भी रहे, फिर यहाँ पर भी उनके एज ए मिनिस्टर जो है वो उन्होंने उस पर भी काम किया मुशर्रफ साहब के टाइम में। तो इतने सीनियर आदमी, इतना वो, उनकी भी राय ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छी आइडियल कंडीशन में बहुत ऊपर जा रहा है। पूछ लीजिए, ऑन मतलब रिकॉर्ड है कि उन्होंने आके कहा है कि इस वक्त क्या माशी सूरत हाल है। तो ये मैं अपनी, मेरी ज़ाती राय नहीं, मैं तो बड़े बड़े जो जी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आइडियल और उनकी कभी भी नहीं रही, लेकिन नहीं जी आप होल्ड रखिएगा, जी बात जारी रखिए। आपने शुरू में ये कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, बल्कि हो चुका है। मैं उसके जवाब में ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और ना हो चुका है। ये आपकी स्टेटमेंट जो है, इससे मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, वो आपकी राय, लेकिन मेरी जाती राय, इन एक्सपर्ट जो लोग हैं माशी, जो जिन्होंने हुकूमत में भी रहे हैं और पूरे हालात अच्छी तरह वहाँ बैठ के देख भी रहे हैं, उनकी राय को मैंने यहाँ पर इजहार किया था, उनकी राय का। आपने जो वहाँ पर और भी जो एक्सपर्टीज दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनकी राय से आप इत्तेफाक कर रहे हैं, तो ये तो एक मतलब है ना कि हम किससे इख्तिलाफ कर सकते हैं या उनकी राय से इत्तेफाक कर सकते हैं। हम कलेक्टिव विजडम के साथ एक चीज पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन हम उस मईशत अच्छी हालत में नहीं है उसको इशू ये इस वक्त ये नहीं है, इस वक्त जो बात हो रही थी, देखिए ना करें कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया या पाकिस्तान, इस वक्त जो बात हो रही थी, जो अभी हमारे जो वहां से जो स्कॉलर आए थे उन्होंने ये कहा, पीपल्स पार्टी की नहीं, उन्होंने ये कहा कि देखिए हल ये है कि हम आपस में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर इसको हल करें। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की, लेकिन आपने कहा कि ये तो काबिल एतबार नहीं है, इनसे तो कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती। तो बाकी पार्टी, इसका मतलब वो तो हुकूमत कर रही है, तो फिर तो आइडियल सिचुएशन है। मैं आपको बताता हूँ कि बाकी पार्टीज क्यों इकट्ठी हुई। नहीं मैं क्यों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फिर तो आइडियल सिचुएशन हो गई, फिर आइडियल सिचुएशन हो गई, फिर नहीं फिर आइडियल सिचुएशन हो गई कि सारी पार्टी मिलके और हुकूमत कर रही है, बहुत अच्छे, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब हमें उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि क्यों इकट्ठी हुई। इकट्ठी नहीं, किसी का फॉर एनी रीजन इकट्ठी हो गई, लेकिन अब वो एक नहीं अब देखिए वो फॉर एनी रीजन वो इकट्ठी हो गई, लेकिन मुल्क को तबाह कर रहा है। नहीं तो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, ये मुल्क को कोई काम नहीं कर रहा। चलिए अब तो जी आप होल्ड रखिएगा, जी आप जारी रखिए अपनी बात। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि देखिए बहुत अच्छी सूरत हाल है कि सारी पार्टीज एक तरफ है और जिसको कॉर्नर करना था उसे कॉर्नर कर दिया, तो इसका मतलब है माशी तौर से और सियासी तौर से बहुत अच्छे हालात हैं। नहीं सारी पार्टीज इकट्ठी बाद में हुई। अच्छा हो गई ना, अब तो हो गई ना, अब तो हो गई ना, देखिए नहीं अब तो कोई नहीं है, नहीं वो तो शेख रशीद साहब है, वो तो उनकी अपनी अकेले की पार्टी है। जी आप होल्ड रखिएगा। जी हेलो, जी आप कीजिए। जी हेलो, ठीक है ना, तो उस वक्त आप अंदाजा करें कि वो क्यों अलग हुई। नहीं हम तो मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है। अब सब साथ है माशाल्लाह, तो मुल्क मसाइल का हल अब होने जाना चाहिए और आप कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ गामजन है। चलिए अच्छी बात है, मैं एक और कॉलर को लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, जरा सा मैं बैकग्राउंड देता जरूर दीजिए। 75 साल में से आधा टाइम जो है वो आपकी माशाल्लाह से मिलिट्री हुकूमत ने हुक्मरानी की, ठीक, और आधा टाइम
सिविलियन गवर्नमेंट्स में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ही रही हमेशा से। अच्छा, और हमने तकरीबन इस टाइम में तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम भी देख लिया, हमने इस्लामी निजाम भी देख लिया ज़ियाउल हक का, हमने मार्शल लॉ भी देख लिया, ठीक है, आपने सारे इज्म जितने थे ना पाकिस्तान में वो अडॉप्ट किए और फेल हो गए। और हमने कभी एनालाइज नहीं किया कि ये क्यों फेल होते हैं। फेल होने की वजह जो है, इसलिए कि हर सिस्टम में बुनियादी चंद चीजें होती हैं जिसके अंदर इंसान सबसे बड़ा फैक्टर है। आपने सुना ही होगा मैन मशीन मटेरियल मेथड एनवायरनमेंट एंड मेजरमेंट, ये 6 चीजें होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है इंसान। हमने इंसान साजी नहीं की पाकिस्तान में लास्ट 50 साल में। जो शुरू का जो टाइम गुजरा था पाकिस्तान में, मैं कहूँगा बिफोर 60s, हम छोटे थे तो बहुत सारी चीजें हमारी याददाश्त में है, हमारा चीजें। वो लोग जो हमारे बुजुर्ग जो थे ना, वो वहां से अलीगढ़ से पार्टीशन के वक्त आए थे, तो उनमें बहुत तहजीब और तमद्दुन मौजूद था और वो चीजें चलती रही 70 तक, और फिर वो गुजर गए और उसके बाद पाकिस्तान का हाल बुरा होता गया और फिर बुरा होता गया। तो चीज सबसे बड़ी, आप चाहे पीपल्स पार्टी को ले आए, आप चाहे नवाज शरीफ को ले आए, आप चाहे इमरान खान को भी ले आएंगे, बंदे वही हैं, समझ गए ना। तो बंदों को सही कीजिए, अगर बंदे सही नहीं होंगे तो डजंट मैटर, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। बंदों को कौन सही करेगा और कैसे सही होंगे वो कुछ इसके बारे में? इमरान खान साहब ने कोशिश की थी, वही अब एक दिन में या 3 साल में नहीं होगा। मेरा प्रोफेशन है, आप बोल रखिएगा। जी, आपका क्या प्रोफेशन है? हेलो जी, आप बोल रहे हैं? जी, आपका क्या प्रोफेशन? मेरा प्रोफेशन है सिस्टम चेंज मैनेजमेंट। जी, अच्छा। 10 साल लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप बोल रखिएगा। जी। एक चेंज लाने के लिए 10 साल लग जाते हैं, कौमें बनाने के लिए 20-25 साल लगते हैं। हम 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर एक चीज मांगते हैं, और हमारे यहाँ तो स्टेबिलिटी होती नहीं है। एक आदमी काम कर रहा होता है और 10 आदमी उसकी टांगे खींच रहे होते हैं। तो जब तक, और ये सारी चीजें जो है ना, ये टांगे खींचना और ये तमाम चीजें इसकी अक्कासी करती हैं कि आपके जो बंदे हैं उनमें वो शऊर नहीं है जो एक नेशन बिल्डिंग में होना चाहिए। कैसे आए, ये सवाल है। ये तो तय हो गया कि ऐसा तो दिख रहा है, ये आपके 100% करेक्ट है, लेकिन आपको दिख रहा है, लेकिन इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, एक तरीका है चाइनीज मेथोडोलॉजी के माओ ने जो किया था, आपको पता है। जी। उसने 60 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और आज चाइना दुनिया की 2nd वर्ल्ड बिगेस्ट पावर है। दूसरा तरीका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से लोगों को डेवलप किया था, और इमरान खान उसी डगर पे जा रहे थे ना इमरान खान उस जमाने में है जो 1400 साल पुराना जमाना था, इमरान खान आज के जमाने में है, तो जाहिर है वो तमाम चीजें तो नहीं होंगी, लेकिन वो जिस हद तक काम कर सकते थे उन्होंने काम किया। कौन सा लीडर है पाकिस्तान के अंदर, मुझे एक नाम बताइए जिसने 3 हॉस्पिटल बनाए हो, 2 यूनिवर्सिटीज बनाई हो, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई हो, अल कादिर, जिसके ऊपर भी केस भी चल रहा है। जी। मुझे एक नाम बता दीजिए बस आप। कोई नहीं, तो इससे कोई इनकार नहीं किया। आवाम का काम है, ये आवाम का काम है कि वो उठे और उठ के, चाहे उनको बैन भी कर देना। देखें, हमने ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन देखी हुई है, मुस्लिम लीग को बैन कर दिया गया था, अवामी लीग को, जी अवामी लीग को बैन कर दिया गया था। मुफ्ती बानी उठी और उन्होंने जो किया आपको पता ही है। जी ठीक है जी, आप बोल रखिएगा। जी, मुझे डर है कि वेस्ट पाकिस्तान में भी कहीं यही ना हो।
क्या यही पाकिस्तान हमारा रह गया बस जो रह गया है। जी तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी मिलिट्री का काम ये है और मिलिट्री का काम ये है कि वो बॉर्डर की सिक्योरिटी करे। बस हर इदारा अपने काम करे, अपना हर इदारा अपना काम करे। हमारी मिलिट्री तो 35 किस्म के बिजनेस चला रही है जनाब। जी ठीक है। चलिए, मैं एक और कॉलर है, हम इनको लाइन पे लेते हैं। जी हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? क्या हाल चाल है जनाब? जी वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आधा टाइम आर्मी ने लिया, आधा टाइम सिविल ने लिया, लेकिन सिविल को जो टाइम मिला वो इन लोगों ने उनको करने नहीं दिया। पीछे यही होते थे, आगे वो कुछ कर नहीं सकते थे। प्रॉब्लम ये मुश्किल जो है ये सबके साथ, इस साल मुल्क साल चल नहीं सका। जब तक ऊपर उनका हाथ रहता है वो चल नहीं सकता। जैसे मिस्र को अभी दबाया हुआ है, मिस्र कैसे रहेगा? यहाँ 2 दफा की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। जी मार्शल ने थोड़ी आर्मी ने टेक करने की कोशिश की, तुर्की के लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया। तुर्की तरक्की कर गया, फिर भी वो उसका पैसा 15 रुपए पर 20 रुपए पर आ गया। अंदाजा करें ना, वो लीरा था, कभी 1 रुपया पाकिस्तानी देते थे, वो 1.5 लीरे देते थे। हाँ जी। अब हम वो देते हैं, हम हमारे लीरा हो गया। ये आर्मी की हुकूमत है, जो दिल आ जाए। ये नून लीग आ जाए, नून लीग ने कोशिश की है। तो आपके ख्याल में ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान? ये नहीं सही होने वाला। चले आपकी राय आ गई। एक और कॉलर है, मैं इनको ऑन एयर लेता हूँ। जी आप जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? आप ऑन एयर हैं। हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो, मेरा ख्याल है कि जैसी वो लाइन पर आते हैं तो बहरहाल जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि कुछ हजरात की राय, जैसे कि अभी आए थे पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों, उन्होंने यही कहा कि देखें जब तक के पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ। हेलो, आप ऑन एयर हैं जी। हेलो जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं हो उनकी लाइन। हेलो जी, हेलो आप ऑन एयर हैं। जी आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं। अच्छा जी, अभी आकर जो है कुछ पिपले जो है वो आकर गुफ्तगू कर रहे थे। कोई कहता है आकर पिपला जी आप होल्ड रखिएगा। जी वो पीएस पार्टी के लोग। जी हाँ, पिपला कहेंगे ना उसको भी, जरदारी ग्रुप। ठीक है, जरदारी चोर ग्रुप जो कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी। देखिए मैं आपसे वो कहता है आकर कि डॉलर के आप होल्ड रखिएगा। जी कहता है आकर डॉलर के हालात आप देख रहे हैं। आप भाई तुम्हारा जो जरदारी है 10-20% भी कहते हैं, और दुनिया का नंबर 1 करप्ट इंसान है, बल्कि इंसान के खिलाफ ही नहीं है वो खुद ही डॉलर जो है वो कौन सी वो थी, वो एक क्या नाम है, कोई मॉडल गर्ल थी ना, अयान के थ्रू जो है वो लॉन्च के जरिए, और कहाँ का भिजवाता था वो। तो उसको कोई जानता नहीं है क्या है डॉक्टर साहब? ये पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक माफिया है। माफिया के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन और ये सुने डॉक्टर साहब, ये वही माफिया है जो फौज ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, और फौज ने कैसे लॉन्च किया? फौजी ने बेनजीर को ठोक दिया लाकर। इसी ने ठोका ना फौज ने। और कौन ठोका? मुशर्रफ ने कहा था हम सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। बेनजीर को कहा क्या आप आ जाओ, उसी मुशर्रफ ने ठोक दिया उसको। ठीक है, तो बाद एक उसके बाद फिर इसको लॉन्च किया। इसकी वजह से डॉक्टर साहब देखिए, फौज हो या उसका ले पाला दलाल हो, सियासत था, जैसा जरदारी है या नवाज शरीफ है, जो भी वर्ड ऊपर, ठीक है, तो ये सारे ये मुफाद परस्त लोग हैं डॉक्टर साहब। ये एक दूसरे के मुफाद को बैकअप करते हैं। इनको ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना इनको अवाम की फिक्र है। अवाम को पाकिस्तान की फिक्र है? नहीं है ना, कहाँ फिक्र है? अवाम को भी नहीं है। अब अवाम तो बेचारी बकरी है, अवाम तो कहता नहीं है ना, ये 25-28 करोड़ बकरियां हैं ये डॉक्टर साहब, ये बकरियां हैं। तो फिर इसका मतलब है बकरियों को तो जिधर आप हका लें तो इसका मतलब है कि डॉक्टर सुने ये जो है ना, ये फौज और इनके जो ले पालक दलाल बैठे हुए ना, इज्जतदारी जैसे लोग, ठीक है, देखिए हम देखिए हर एक काबिल एहतराम है। इनकी नजरों में इंसान और इंसानियत है ही नहीं इनकी नजरों में। अवाम के औकात कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि हाँ, तो ये मुल्क क्या होगा फिर? ये मुल्क कभी सही नहीं हो सकता है। अच्छा, सवाल पैदा नहीं होता। कोई माई का लाल है, कोई सही कर ले,
बेनजीर आई, ठोक दिया उसको, ठीक है, भुट्टो आया, ठोक दिया उसको, बेनजीर के पूरे खानदान को ठोक दिया, ठीक है। अब जरदारी बैठा, जरदारी है लेपाला दल्लाल, ये भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, इसका भी आखिरी वक्त चलता है सिलसिला, और बलावल को ठोक दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब वहाँ जो ताकत है ना, वो ताकत सिर्फ उन्हीं की है, इदारों की। तो आपके ख्याल में वो रहेगी? वो रहेगी, चलिए उस वक्त रहेगी, तो हम चलिए फिर हमारे एक और कॉलर हैं, उस वक्त रहेगी जब तक कोई कंट्रोल नहीं कर ले मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान। वो कौन करेगा? वो करेगा डॉक्टर साहब, तकरीबन ये समझा 50% तो वो से ज्यादा कम चुका जाएगा। चले ठीक है, चले ठीक है, एक और कॉलर है, इनसे ही पूछते हैं। जी जी जी। बाकी ठोकेगा मोदी आकर, मोदी ले जाएगा आजाद कश्मीर, मोदी ले जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान इसलिए कि उसने कहा है, उसके जनरल भी कहा है, उसके सलाह सपा सलाह भी कहा है कि हम लेकर जाएंगे। और लेकिन इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और इनकी खटिया डिबो देंगे, आप देखिए। चलिए लेकिन ये इज नॉट ए जोक। डूब चुका है। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान तब भी ऐसा नहीं है कि कोई और आके वहाँ पर होगा। आप बताएं, सलामुल्लाह टीपू था, सलामुल्लाह, आप ये दहशतगर्दी की बात करते हैं बाखान की, सलामुल्लाह टीपू था, दहशतगर्दी किसने हुई थी पहले? जी ये पीपल्स पार्टी थी ना करने वाली। चलिए ठीक है, को इंट्रोड्यूस कराने में पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ा रोल था। ठीक है चलिए। सलामुल्लाह टीपू नवाज फैजाबाद में रहता था वो। जी क्या बंदा था, डैशिंग पर्सनालिटी। जी आप होल्ड रखिएगा। जी मेरे जान वाकफियत थी। बंदे की पर्सनालिटी डैशिंग पर्सनालिटी थी, आप देखें। जी वही जो है इसके जो शाहनवाज भुट्टो जितने सबको ठोक दिया, और उसको भी ठोक दिया, टीपू को भी ठोक दिया अफगानिस्तान में जाकर। चले तो डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। कहता ना कि आपका जो ना फेडरलिज्म खत्म कर दिया जाए, और आपने भी कहा था अपने इनिशियल जो है ना स्पीच में, ये कहा था, ठीक है, कि आपने कहा था कि वाकई पहले तौर पर इंडिया ने खत्म कर दिया है इंसान। उन्होंने इब्तिदाई तौर पे। ठीक है, ये जो 2 नंबर ये जो है ना 2 टके के जो सिंधी बैठे हो ना वहाँ पर, ये आप देखें, ठीक है, सिंध के अंदर, और जो जरदारी के जो ना नेपाल जो ना, ये सारे 2 नंबर लोग हैं डॉक्टर साहब। बात क्या है? चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। स्पेलिंग कराएंगे, चेयरपर्सन की स्पेलिंग कराएंगे, मुझे ये भी नहीं आती है। चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह आ गया। हमारे इंतखाबात में विन करके चेयरपर्सन की स्पेलिंग बनाएंगे, उस हिंदी को वो भी नहीं आती है। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। पंजाब का आप देख रहे हैं, डग्गों को देख रहे हैं पंजाब। चलिए ठीक है, ठीक है, इनका हाल देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना। तब चले हम एक और, देखिए सारी लाइनें जल रही, मैं एक और कॉलर है उनको भी लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? आप ऑन एयर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं लाइव कॉल पे, तो मैंने कॉल किया, तो क्या आप उस पे मौजूद हैं इस वक्त? जी आप ऑन एयर हैं, तमाम लोग सारी दुनिया में आपको सुना जा रहा है। आप बोलिए, फरमाइए। अच्छा, आपकी क्या राय है? ये क्या है जी, मैं सिर्फ सबसे पहले मैं कुछ अहम बात ये करना चाहता हूँ। जरूर। कि मेरा खुद भी ताल्लुक पाकिस्तान से, एम रहमान मेरा नाम है, लेकिन मैंने बहुत पहले पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि मेरे रूट्स वहाँ के, मेरा खून है वहाँ पर, तो मैं आज भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। सब पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। अहम बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जल्दी कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको फौज को समझना होगा, फौज को सही करना होगा अपने आप को, और फौज का जो ऊपर का रैंक है, जो बड़े लोग हैं कर्नल लेवल पे, जनरल लेवल के ऊपर, इनको ये समझना होगा कि खास तबका है जो आपको तबाह करना चाहता है, आपको स्पॉइल करना चाहता है। क्योंकि बहुत पहले किसी ने, स्कॉलर ने, सियासतदानों, किसी ने कह दिया था बहुत पहले कि अगर पाकिस्तान को खत्म करना है तो उसकी फौज को खत्म करो। फौज खत्म हुई, पाकिस्तान खत्म है। तो फौज को अपने आप को ऊपर के रैंक को पहले सही करना होगा। और खुदा न खास्ता इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो फौज के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें फैलाई गई हैं, वो गलत हैं, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक सबूत ना हो। खुदा न खास्ता नीचे के लोग, अगर लोअर रैंक की आर्मी आपकी डिमोरलाइज हो गई, डिस्करेज हो गई, तो खुदा न खास्ता कोई वाकया हो गया तो पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म हो जाना है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज को सलामत रखे, उनको अक्ल दे। इस बात की मेरा पहला मशवरा ये है कि वो इस बात को समझने की कोशिश करे, ऊपर के रैंक के लोग, क्या हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने ही लोग हैं जो फौज को स्पॉइल भी कर रहे हैं। बाहर की ताकतें तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन अंदर के लोग हैं जो फौज को स्पॉइल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। दूसरी चीज ये कि सियासी सूरत हाल जो चल रही है पाकिस्तान की, हम ये चेहरे पहले भी देख चुके हैं, दुबई पे इधर भी देखते रहेंगे, इलेक्शन जरूर होंगे। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैंने पूरा सब कुछ देख लिया, पाकिस्तान का इलेक्शन जरूर होंगे। लेकिन अब ये है कि कोई ऐसा आदमी आए
تو آپ کی اسٹرالوجی کیا کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی اسٹرالوجی کیا کہتی ہے کہ اگر آپ اس سے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کون کیا ایسے حالات ہوں گے جو پاکستان بڑی بہتری کی طرف جا رہا ہے، جیسے آپ کی رائے کہ جائے گا انشاءاللہ، تو کون لے کے جائے گا اسے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے الیکشن تو پہلے ہوں گے، وہ ایسٹرولوجی بتا رہی ہے، پاکستان کا رائچہ بتاتا ہے الیکشن ہوں گے، لیکن الیکشن کا نتیجہ کیا ہوا؟ الیکشن تو 71 میں بھی ہوئے تھے، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ الیکشن تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ الیکشن ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں گے یا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ منہ سے اچھی بات ہی نکالنا چاہیے، کیونکہ لیکن آپ کا علم کیا کہتا بات ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ضرور ہوگی، لیکن ہماری ایک سب سے بڑی چیز ہمارے سیاستدانوں کو، رولرز کو یہ سمجھنا ہوگا، جاپان کے اوپر ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا تھا، اس کے بعد جاپان واز ڈاؤن ٹو ارتھ، وہاں سے انہوں نے ریز کیا، انہوں نے ایک پروسیس اڈاپٹ کیا تھا وچ از کالڈ برین اسٹارمنگ، انہوں نے عوام سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ آپ اپنی رائے دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی اکیلا رن نہیں کر سکتا، نہ اکیلا فائٹ کر سکتا، سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، عوام کو، حکومت کو شامل کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں سے رائے لیں، برین اسٹارمنگ پروسیس اڈاپٹ کریں، اور اس وقت جاپان میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے دی، انہوں نے اچھی باتیں پک کی اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا۔ تو اگر آپ کو اپنے ملک کے حالات صحیح کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ہم گاڈ ہی ول ہوگا، نہیں ہوگا، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ سب بیکار باتیں۔ میرا ایک سوال آپ کو کرنا ہے، کوئی آپ اچھی چیز سوچتے ہیں ملک کے لیے تو آپ اس کا قدم میں اٹھائیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے آپ سے، قد کلام میری آپ کی، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب عوام کو مل کے اور سب کچھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، تو اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، یا ایک آدھ کوئی چھوڑی اور کوئی ہو تو اسے کر دیں، باقی تو تمام پارٹیاں باقاعدہ بڑے متحد ہیں، مل کے حکومت کر رہی ہیں، تو یہی سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں کہ سب کو مل جل کے کرنا چاہیے، تو وہ تو ہو رہا ہے، وہاں پر مل جل کی حکومت ہو رہی ہے بڑے، تو کیا آپ مطمئن ہیں اس صورتحال سے؟ نہیں، میں صورتحال سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، لیکن آپ کا پوائنٹ تو یہی تھا، وہ یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، گاڑ گھی کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، پریکٹیکل کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے۔ نواز شریف، میں کسی تعلق سے کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی پارٹی سے میرا تعلق ہے، لیکن میں صرف اتنا یہاں کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف نے قدم اٹھایا تھا کہ اس نے اپنے جو ملکی ذخائر ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، کوئلہ تھا، اس سے بجلی پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے نیچرل ذخائر کا استعمال کرے اور اس کا فائدہ اٹھائے۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے ابھی تقریر کی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے خود ہی کہا ہے ابھی 2 مہینے پہلے پریس کانفرنس میں، آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئلے کے اتنے ذخائر ہیں کہ 100 سال تک ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور انفلیشن کو نیچے لا سکتے ہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ اگر یہ بات ہے آپ، اور انہوں نے اپنی ہی تقریر میں یہ بات بھی کی ہے کہ اب ہمیں کچھ لوگ ہیں جو روک رہے ہیں، تو بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کے ساتھ ہم، آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، فوج آپ کے ساتھ ہے، عدالت آپ کے ساتھ ہے، آپ امپلیمنٹ کریں۔ کون لوگ ہیں ہمیں بھی بتائیں، کون لوگ آپ کو روک رہے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ پاور میں، آپ کو یہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انفلیشن ڈاؤن ہوگا، اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے انفلیشن کا کہ کرائم بڑھ رہے ہیں کنٹری میں۔ سب سے بڑی چیز یہ غریب لوگ ہیں بیچارے، وہ مر رہے ہیں سڑکوں پہ بھوکوں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ فوج بھی آپ کے ساتھ ہے، عدلیہ بھی آپ کے ساتھ ہے، حکومت میں آپ ہیں، ساری پارٹی ہیں، تو یعنی تب تو پھر تو بڑا اچھا ایک ماحول بن گیا، اور پھر تو یہ سب بڑے اچھے حالات ہونے چاہیے، پھر کیوں نہیں؟ یہی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں، جو حکومت میں ہیں لوگ اس وقت، چاہے وہ شہباز شریف ہوں یا آنے والے لوگ ہوں الیکشن کے بعد، پلیز خدا کے لیے یہ سمجھے کہ آپ دوسرے ملکوں نے کیسے ترقی کی ہے۔ آپ کی 2 ملکوں کی میں نے مثال دے دی، ایک جاپان کی اور دوسرا آپ کے بول رکھیے گا۔ جی آپ اپنی جی بات جاری رکھیے آپ اپنی۔ آج وہ جو ہے تیسری دفعہ آدمی الیکٹ ہوا ہے، 15 سال کی حکومت کرے گا وہ، اس کے بعد پھر وہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، وہ پھر لگتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سلیکٹ ہوگا۔ اردوان ترکی کے جو پریسیڈنٹ ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کوئی ایک کام ایسا کر جائیں، ایک دن میں ایک اچھا کام، اگر آدمی یہ سوچ لے کہ ہم ایک دن میں ایک اچھا کام کر سکتے
लेकिन ठीक है तो आपके ख्याल में जिन लोगों को 2 बार या 3 बार हुकूमतें मिली हैं नून लीग को, जैसे पीएस पार्टी को, तो इनको तो इतनी बार मिली है, तो क्या इन लोगों ने इनको ये ख्याल नहीं आया, या आया तो उन्हें काम नहीं करने दिया गया, और नहीं करने दिया गया तो किसने रोका उन्हें? तो ये आपका क्या ख्याल है? ये 100% बात आपकी सही है। ये ऐसा ही हुआ है। कुछ किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर इन लोगों ने अच्छे काम किए होते तो आज इनके ऊपर जो सोशल मीडिया पे गलत किस्म के कमेंट थे वो हरगिज नहीं होते। अब इनको अगर फिर मौका मिलता है तब इनके पास मौका तो मिला हुआ है, मौका तो मिला हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट उन्हीं लोगों की आप बोल रखिएगा, तब तो इलेक्शन होंगे ना दोबारा, तो दोबारा इलेक्शन। लेकिन अभी तो हुकूमत में अभी अच्छे काम नहीं, लेकिन अभी तो हुकूमत में अभी अच्छे काम शुरू कर दे, नेक कार में देरी कैसी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये बात को अगर हर आदमी अपने लोगों की अच्छी राय देना, इनकी मोरल को बूस्ट करने की जरूरत है। इनको हम तो यहाँ से बैठ के तजावीज देते हैं। देखिए मैं तो जब भी आता हूँ ऑन एयर, मैं जी बड़ी अच्छी बात है, क्यों बड़ी अच्छी आपने तजावीज भी दी। मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ जब भी आता हूँ मैं यही कहता हूँ कि भाई आप लोग अच्छी तजावीज दें ताकि वो आगे जाएं, और उस पर लोग जैसे आपने मशवरा दिया सबको ही, फौज को भी और सबको, कि क्या करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आप होल्ड रखिएगा जरा सा जी। आप हेलो, आप जी कौन सा बात? हाँ जी ठीक ठाक है जी। कौन सा? ये कह रही हैं कि मौका नहीं मिला, जो पार्टियों को मौका मिला वैसे उनको काम तो पूरी तरीके से करने नहीं दिया गया। ये सी पैक इसी वजह से ही आर्मी वालों ने करने नहीं दिया, वो रुक गया। अब वो 2-3 गुना ज्यादा उसकी कास्ट भी होगी। जब मुल्क को खुद नहीं चलने देते, जब भी कुछ काम होने लगता है वो पीछे से मतलब कोई ना कोई पंगा, वो लीक होगी, वो हो गया। तो ये किसी सियासतदान को क्या करेंगे? सबसे जो बुरा है, बोल रखिएगा जी। अब देखिए छोटा सा एक बलाल है, छोटा सा 60-80 बिलियन का माल बाहर से आता है, 20 बिलियन का माल बाहर जाता है, $60 बिलियन उसका आ गया लॉस। अभी उस पर जो वो ड्यूटियां वगैरह लगाकर जो पोर्ट में से माल आउट करते हैं ना, वो दूसरा नंबर डालकर आउट कर देते हैं। वो गवर्नमेंट को 55 बिलियन का लॉस करते हैं। जी। ये मिली भगत है। 5 बिलियन गवर्नमेंट के खाते में। ये तो इस तरह तो देखिए बड़ी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो मुल्क को लूट खसोट और ऐसा मचा, लेकिन कोई ने रोकने वाला है। तो रोकने वाले कौन होता है? हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करे, कि जो कि ऐसे जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करें। एक और चीज, जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जितने हमारे प्रोजेक्ट बनते हैं, अगर 1000 बिलियन का 1000 अरब का प्रोजेक्ट हो रहे हैं एक साल में तरक्याती, 400 अरब डॉलर की कमीशन है जी। ओके, वो 400 अरब तो वो निकाल दो, पीछे रह गया 600 अरब। 100 अरब वो ठेकेदारों का प्रॉफिट है, पीछे रह गया 500 अरब। 500 अरब वो मिट्टी रेत वो लगाकर बना देंगे, वो टूट का साल 2 साल के बाद टूट का शिकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलें, देखिए सारी लाइनें चल रही हैं, आप बात जी जारी रखिए, लेकिन मकसद रखिएगा, आप होल्ड रखिएगा जी। आप अपनी बात जारी रखिए जी। हेलो जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए और लाइनें भी। ये जितना है ये बड़ा गैप है। अगर कोई भी आदमी इंसान सीधा आ जाए, लेकिन उसके साथ मजबूत लोग हों। जी देखें, मजबूत हमारी आर्मी है। चले जी। आर्मी के जो जर्नैल है वो करप्ट है, बड़े जो है उसके अंदर अच्छे भी हैं, ये नहीं कि सारे को है, अच्छे भी हैं। उसके अंदर जो है ना गंदे भी, वो नहीं कुछ करने देते। मतलब हम सब गुफ्तगू का हासिल ये है कि हम सब लोग तरस रहे हैं कि कोई आए और उसको सुधारे मुल्क को। आप होल्ड रखिएगा जी आप होल्ड रखिएगा। मैं एक और हमारे जी कॉलर है जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था, उस वक्त ये हो रहा था कि इलेक्शन हो जाए किसी भी सूरत। 14 मई का जो है इलेक्शन का सिलसिला चल रहा था, और मैंने कहा था कि इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है। बिल्कुल आपने कहा था जी, मुझे याद है। इलेक्शन नहीं है। हाँ मुझे याद है।
until unless कि आप इलेक्शन से पहले इस बात पे राजी हो जाएं कि इलेक्शन में जो भी जीतेगा वो आगे जाके क्या करेगा और उसके बाद जो बाकी पार्टियां हैं उसकी टांग खींचने की कोशिश नहीं करेगी। जी हाँ, आपने बात की। जो लास्ट मुज़ाकरात खत्म हुए हुकूमत के और पीटीआई के, तो उसमें जो हमें पीटीआई के रहनुमा बताते हैं कि वी वर एग्रीड कि सितंबर में किसी वक्त जो है इलेक्शन हो जाएंगे, मगर इमरान खान साहब ने उसके ऊपर अपना पांव रख दिया कि नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि अभी उनके रहनुमाओं के, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, जो कि वो कह के गए कि हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि एक ही दिन में इलेक्शन होंगे, मगर डेट पे इत्तेफाक नहीं हुआ था और ये था कि जुलाई के बाद जो है, सॉरी जून के बाद जो है जुलाई में असेंबली तोड़ दी जाएगी और इलेक्शन जो है आपके सितंबर के आसपास जो है अक्टूबर के शुरू में हो जाएंगे। यहाँ तक का तो हमें पता है। अब एक आज और उस वक्त जो मैंने ये कहा था कि जब तक के इलेक्शन से पहले इस फितने का इलाज नहीं किया जाता है तो ये मसला पाकिस्तान का हल होने वाला नहीं है। इमरान खान ने जो किया है पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो सियासतदानों ने जो थोड़ी बहुत उन्होंने कुव्वत अपनी तरफ मुंतकिल की थी आर्मी से, वो 20 साल पीछे चले गए हैं। 9 मई के वाक़े के बाद जो है, जो एडवांटेज सियासतदानों के पास जो है पिछले 10-20 साल के स्ट्रगल के बाद थोड़ी बहुत जो आई थी स्टेबिलिटी और जो कुव्वत उनके पास आई थी, अब वो आर्मी के पास 9 मई के जो आपके पास एस्टेब्लिशमेंट के पास वापस जा चुकी है। अगले 25 साल तक भी है आपको लगेंगे आपको वहां पहुंचने में जहां आप पहले मौजूद थे। तो पाकिस्तान के मसले का इलाज ही ये था कि इस फितने को खत्म किया जाए। मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि ये इस तरह से सिलसिला नहीं चल सकता। उनकी डेफिनेशन ऑफ जमहूरियत ये है और आज भी यही है कि मेरा साथ एस्टेब्लिशमेंट दे, जिसकी वजह से हम ऑपोजिशन को खत्म कर दें और इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान कभी ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब तो बड़ी दूरियां हैं उनमें और एस्टेब्लिशमेंट में। अभी भी कौन सी दूरियां? अभी भी वो मदद किससे मांगते हैं? वो किससे निगोशिएशन करने की बात कर रहे हैं? लेकिन परवेज खटक और आपके असद कैसर किससे निगोशिएशन करने के लिए बैठे हुए थे सेफ हाउस में? हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से? वो तो छोड़ गए पार्टी। नहीं, कहाँ छोड़ गए? अगर छोड़ गए ना तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि अपोजिशन हम जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है और निगोशिएट करने आप उनके साथ बैठे हैं? आप ये कहते हैं कि हम हुकूमत से निगोशिएट नहीं कर सकते, हमने जिनसे निगोशिएट करना है 2 दिन पहले तक आप ये कह रहे हैं कि आपने निगोशिएट किससे करना है। तो इस पूरे फितने की जड़ जो है, जब तक इसको मैंने जैसे शुरू में कहा था कुचला नहीं जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। शुक्र है अल्लाह का है कि उसने मौका दिया है अब फौज को कि इस पूरे फितने को जड़ से कुचलते, जो उन्होंने कुचल दिया है। नाउ इमरान खान इज हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। द मुल्क विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज़ द बेसिक प्रॉब्लम इज इनस्टेबिलिटी। मगर जो लॉस हुआ है वो जो 25 जो आपने ताकत हासिल की थी आपके सियासतदानों ने थोड़ी बहुत, चाहे वो सही हो या गलत हो, एस्टेब्लिशमेंट के पास से कुछ ताकत उनकी तरफ मुंतकिल हुई थी, अब वो 25 साल पीछे चले गए हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास वो ग्राउंड मौजूद है कि अगले 25 साल तक भी जो है वो ताकत इस तरफ मुंतकिल नहीं होगी और ये वो कारनामा है जो इमरान खान साहब ने किया है। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत थी और ये अल्लाह ताला ने खुद मौका उनकी अपनी गलती से फराहम कर दिया है कि उनका जो है फितने को कुचल दिया जाए और कुचल दिया गया है और कुचल दिया जाएगा और यही एक हल था। चलिए, तो अगर परफेक्ट हल है नहीं, ये परफेक्ट हल नहीं है, मगर इसके अलावा उन्होंने किसी के लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उसका मतलब नो अदर ऑल्टरनेटिव। उनके पास इतने ऑल्टरनेटिव, इतने मौके आए, मगर उन्होंने किसी और ऑल्टरनेटिव को जो है प्रीफर नहीं किया। उनका ख्याल था कि वो जो है इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट को अपनी ताकत से, अवामी ताकत से जो है रेवोल्यूशन ले आएंगे। There is a cost associated to a revolution. He now has to pay that cost. ठीक है, तो अब तो चलिए उनका तो किस्सा खत्म हो गया, आप जैसे फरमा रहे हैं, तो उनका तो हो गया। तो इसका मतलब फिर हालात अब बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे? कुछ हालात बिल्कुल बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, हालात स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान नीड्स स्टेबिलिटी। Once you bring the stability, the political stability, the financial stability, all other aspects of stability, the country will start moving towards progress. It's not going to be जो कि हमें फसाना सुना दिया गया था कि इनकलाब आ जाएगा। जो कौम जो 75 साल में एक हिसाब से अपनी जिंदगी जीती है, वो कैसे 2 साल के अंदर जो अपनी जिंदगी का जो है रुख बदल लेगी? ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ये कहानियां जिनको दी गई थी, हमें तो पता है ना, हम तो शुरू से कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, इंसानी तारीख में मुमकिन नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप एक रिवोल्यूशन ले आए। नाउ रिवोल्यूशन
थी, आप वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, और या अगर आप वो कुर्बानी देने को भी तैयार थे तो आप उसमें हार गए। तो चलिए फिर तो इसका मतलब है कि बड़ी अच्छी पिक्चर आप बता रहे हैं कि ये बड़ा इस वक्त सूरत हाल बड़ी बेहतर है कि उनको ठिकाने लगा दिया गया, यानी अपने खत्म हो चुके हैं। नहीं है सूरत हाल, अच्छा में से बेहतर हो रही है। अच्छा, तो ये बेहतरी की उम्मीद तो है ना आपके ख्याल में? बिल्कुल उम्मीद है, और यही एक उम्मीद रह गई थी। तो चलिए मुझे ऑल्टरनेटिव बता दे कि इसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्या था। अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाते तो उसके बाद जाकर उन्होंने लड़ाई से रुकना नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने अपोजिशन को कुचलना था, फौज के साथ जाकर लड़ना था, अदालतों से जाकर के लड़ना था। तो ये सारा सिलसिला अगर नहीं रोका जाता, और उसका मौका उन्होंने खुद फराहम किया है, किसी ने उनको ये मौका नहीं दिया, उन्होंने खुद ये मौका दिया है, और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मौका उन्होंने फराहम किया है। अब जो है उनका जो फितना है वो कुचल दिया गया है, और मुल्क में बेहतरी बहुत स्लो आएगी। वी हैव गॉन बैक 25 years, 25 साल हमें लगेंगे वहां पे पहुंचने में, जब मुल्क वहां था जहां इमरान खान था। लेकिन उसकी इब्तिदा हो गई है बेहतरी की। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बिल्कुल इब्तिदा हो गई। तो चलिए मेरा ख्याल है और अगर जेलें वेलें भर दी जाए तो शायद और जल्दी बेहतरी आए। जेलें भरने का मसला नहीं है, ये सारे जो है एस्पेक्ट करने पड़ते हैं। जब फितना आपके मुल्क में खड़ा हो जाए, जब एक दज्जाल खड़ा हो जाए, तो दज्जाल को चलने के लिए यही तरीकाकार रह गया, इसलिए उसने मौका नहीं दिया। सही है, मैं उससे इनका तो कहीं नहीं रहा, मैं तो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहरहाल इसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए वो करके। इसी तरह कंट्रोल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। द ओनली अदर ऑप्शन वाज दैट पाकिस्तान। लेकिन ये कोशिश तो जिया साहब ने जब की थी, जब पीएस पार्टी को उन्होंने वो किया था, और मुशर्रफ साहब ने की थी जब नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी ने कभी भी स्टेट के अगेंस्ट नहीं दबाने की, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है दबाने का, नहीं मैं कह रहा हूँ दबाने की कोशिश तो करके, दबाने की कोशिश जायज है। हमारे जैसे मुल्कों में ऐसा ही होता है। उनकी कोशिश किसी पर कभी भी पीपल्स पार्टी की, कभी भी नवाज शरीफ की ये कोशिश नहीं रही कि उसके अंदर दरार पैदा कर दें। नहीं मैं इन पार्टीज को तो कहीं नहीं रहा, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये कोशिश की कि दबा लिया जाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो कहीं नहीं रहा कि पॉलिटिकल इन लोगों ने गलती की, पॉलिटिकल पार्टीज को तो मैं कहीं नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ बात ये है कि इन्होंने ये दबाने वालों ने कोशिश की कि इस तरह दबाओ और फिर मसला हल तो नहीं। वालों को आपने मौका ही क्यों दिया? नहीं देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, दबाने वालों को मौका किसने दिया? किसने कहा था कि आप जाकर के जो है स्टेट के अथॉरिटी। नहीं तो देखिए नवाज शरीफ नून लीग के साथ क्या हुआ, पीएस पार्टी के साथ क्या हुआ, क्या इन लोगों ने मौका दिया था? बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। आपके मुल्क में या बोल रखिएगा जी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रहेगी। ये जद्दोजहद बड़ी लंबी है, इसमें 70 साल मजीद लगेंगे अगर आपने कहीं पे पहुंचना है। तो ये जो फलसफा बताया गया था कि 2 दिन में जो है हम उलट देंगे, और वो भी जो है शुरू में बताया गया कि हम अगले 15 साल एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हम हुकूमत करेंगे। हमें तो यही बताया गया ना कि ये 5 साल भी इमरान खान के, अगले 10 साल भी इमरान के, ऑन व्हाट बेसिस? और उस मौके पे जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जब वो हुकूमत के आखिरी स्टेज में थे, इंतहाई वोट्स थी। आप भी एग्री करते हैं, हम भी एग्री करते हैं कि सारी इलेक्शन ऑपोजिशन ने जीते। इस बुनियाद पे कहा गया, इस बुनियाद पे तो ऑपोजिशन को, सॉरी एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाएंगे और उनकी मदद से हम हुकूमत करेंगे। ठीक। What was the basis of saying that I am going to rule for next 10 years when you were a worst of your popularity? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। जी हेलो, आप ऑन एयर हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप ऑन एयर हैं, आप फरमाइए। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैंने पहले फोन किया था, आपने मुझे होल्ड करवा दिया था। ओ लाइन डिस्कनेक्ट। जी लाइन असल में सारी लाइनें जल रही थी। जी लाइनें जल रही थी सारी, और वो उस पर ड्रॉप हो गई थी लाइन आपकी। अच्छा जी तो मुझे इजाजत है कुछ? जी बिल्कुल, आप जरूर जी कहिए। अच्छा, मैं देखिए एक चीज और मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से, कि पाकिस्तान के मीडिया का बड़ा किरदार होगा लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने में और ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करने। मीडिया में सब लोग आ जाते हैं, उसमें टीवी चैनल्स भी हैं, न्यूज चैनल्स भी हैं, मिनिस्टर है, एजुकेटेड है, पीएचडी है, हुकूमत है, सब लोग आप ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करें, आप ऐसी चीजें लेकर आए सोशल मीडिया पे, ऐसी चीजें लेकर आए आप टीवी के ऊपर कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, जो सबसे कम है इस वक्त पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, जो बहुत कम नजर आई है, और कॉमन सेंस की लोगों के अंदर बहुत कमी है।
जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं पैदा होगी, हमारे सियासतदानों में अवेयरनेस पैदा नहीं होगी, हमारे सियासतदान एक दूसरे को बुरा भला कहना नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये देखिए नीचे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एवरेज कैटेगरी के लोग मुख्तलिफ वाकयात वगैरह के ऊपर बात करते हैं, और जो जीनियस लोग होते हैं वो आइडियाज क्रिएट करते हैं, वो प्लान्स क्रिएट करते हैं बड़े बड़े, वो होते हैं जीनियस। हमारी हुकूमत को, रूलर्स को अपने आप को जीनियस बनाना है, और ये हमारे मीडिया का काम है कि अगर वो नहीं समझ रहे इस बात को तो वो अपने आप को इतने ऊपर जी आप बोल रखिएगा। जी आप से लिखा जाए। जी चलें। मेन चीज ये मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। टीवी पे बहुत से प्रोग्राम ऐसे आ रहे हैं जो बड़ी अच्छी टाइम ज़ाया हो रहा है इसमें। जी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल तामीरी प्रोग्राम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं हर चैनल के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहा हूं, उसमें अपनी नौजवान नस्ल को उल्टे सीधे गेमों के ऊपर लगाए हुए, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप कौम को कहां लेके जा रहे हैं, कहां घसीट रहे हैं नौजवान कौम। चलिए बहुत अच्छा। मीडिया के जरिए, आपका ख्याल है कि मीडिया के जरिए हम तामीरी चीजें दिखा के और अच्छे प्रोग्राम दिखा के मीडिया उस अपने आवाम की राय तब्दील कर सकते हैं, और अच्छी राय। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप ऑन एयर हैं। जी हेलो। जी हेलो, आप ऑन एयर हैं। मैंने तो आपके इस प्रोग्राम में फोन करना ही बंद कर दिया। ये तो देखिए, अगर एक अच्छी राय से आप हमें नहीं वो कर देंगे तो बात दरअसल ये नकवी साहब, यहाँ सच सुनना नहीं चाहते लोग। तो सुनाइए, चलिए आप सुनिए, आप सुनाइए। करता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है कुछ लोगों को। नहीं, कुछ लोग, आप देखिए, हम तो सब यहाँ आवाम से बात कर रहे हैं, हम सब, और जो भी हमारे कॉलर हैं सबको अपनी राय देने का हक है। जी फरमाइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने ये सब कुछ करके क्या अचीव कर लिया? क्या पाकिस्तान, ये तो जो पार्टीज चला रही थी इस मुल्क को और उनके हैंडलर उनके पीछे थे, 35, 40 साल, 50 साल से वही कुछ हो रहा था ना। तो इमरान खान तो था नहीं उस पूरे सिस्टम में। तो अब अगर इमरान खान अभी भी नहीं है तो बहुत तरक्की करनी चाहिए मुल्क को, जैसा कि 45-40 साल से मुल्क आपका तरक्की कर रहा था। दूध और शहद की नहरें बह रही थी, सब कुछ बेहतरीन था। हमारा तो इस पाकिस्तान को तो लोग कहते थे कि जैसा तो तरक्की याफ्ता मुल्क है ही नहीं कोई। दुनिया में मिसालें दी जाती थी, पाकिस्तान में देखो क्या ये मुल्क चलाया इन लोगों ने। ऐसी तरक्की तो मिसाल नहीं मिलती जैसी पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी। तो माशाल्लाह फिर वैसी ही तरक्की शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक इमरान खान को निकालने से आपने सब कुछ अचीव कर लिया ना। लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी अचीव नहीं कर सके। आज भी आपके हवास और खवास पे इमरान खान ही सवार है। आपने उसको दीवार से आप तो लगा चुके, आप आपके नजर में तो आपने उसको सभी कुछ आपने उसका खत्म कर दिया, लेकिन कुछ भी ना कर सके। आज भी आप बंद कमरों में रोजाना रात को ये फैसला करके सोते हैं कि देखो हमने ये तोड़ लिए, उसके ये लोग तोड़ लिए, लेकिन सुबह जब होती है तो पिक्चर कुछ और ही होती है, और ज्यादा मकबूल हुआ होता है। आप अवाम के दिलों से उसको नहीं निकाल सके, सबसे बड़ा मसला यही है। आज भी अवाम उसको दिलो जान से पसंद करती है। अगर आप मुझे बताएं, अगर आप जरा सा होल्ड रखिएगा, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ऑनलाइन रहिए जरा। ब्रेक दीजिए आप। जी मैं ब्रेक टाइम हो गया है तो उसको जी। ना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियां, झुमके, जूते, पान लगाए, मेहंदी
सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शय आए काम, आओ चले चलो चले Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PJ International at Swagat Banquet Hall on 26 and 27 June. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. J. Junaid Jamshed. Summer Gala sale is finally here. Avail flat 20 and 50% off on all items starting from 26th May till 4th June. Rush to your nearest store or shop online at us.junaidjamshed.com. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your value. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. आपके साथ जी बात करने का भी और जी एक मिनट आप बोलिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और जहाँ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, मुख्तलिफ तजावीज़ भी आ रही हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छी तजावीज़ आती हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह। ज़ाहिर है कि हम सब ये गुफ्तगू करते ही इसलिए कि हम सबको पाकिस्तान से हमदर्दी है, चाहे हमारा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, और हम सोचते पाकिस्तान के ही हवाले से हैं। तो अभी जी आप ऑन एयर हैं जी, आपसे उस गुफ्तगू अधूरी रह गई थी जी, कंटिन्यू। मैं नकीब साहब ये कह रहा था कि आप इमरान खान को तो रोजाना माइनस करके सोते हैं कि हमने उसके इतने लोग तोड़ लिए, हमने ये आप बोल रखिएगा। जी हाँ, आप अपनी बात पे लेकिन आपने मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी हासिल क्या किया? हासिल तो फिर बहुत कुछ कर पाते ना आप। आपने हासिल तो आज भी आपको डर और खौफ है कि आप कोई अब तो जलसा करवा लो भाई, अब तो लोग आ जाएंगे मरियम के जलसे में, या आप 14 जमातें इकट्ठी होके जलसा कर लो कहीं पे कि हमने ये अचीव कर लिया। आवाम को तो बता दो अब हमारा जो है हम ये पॉलिसीज लेके आएंगे। इमरान खान सही तो कहता है कि देखो आप मुझे ये बता दो कि आपके पास क्या रोड प्लान है कि आप मईशत को कैसे ठीक करोगे। मैं सियासत छोड़ देता हूँ, अब बताओ तो सही कि आपने अवाम के लिए क्या करना है। अगर आप वाकई में अवामी नुमाइंदे हो तो आप अवाम का सोचोगे ना। अब तो आपको खुला मैदान मिल गया। अच्छा, लेकिन हमारे अभी एक कॉलर थे थोड़ी देर पहले ही, और वो उन्होंने कहा था कि मईशत तो बहुत बेहतरी की तरफ जानी शुरू हो गई है। और जी अच्छा
बेहतरी की जानिब मेरा ख्याल शबद रैदी अभी कुछ दिन पहले आए थे टीवी पे। जी आपका मुल्क डिफॉल्ट होने के जी आप होल्ड रखिएगा। जी बात जारी रखिए आप। जी अगर आप ये कहें कि हमारी अचीवमेंट ये है कि हम दिवालिया नहीं हो रहे, तो ये आपकी अचीवमेंट है 14 महीने में। आप ये बताने के नहीं, उनका ख्याल है कि नहीं दिवालिया नहीं हो रहे हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। हंसी आती है वैसे ऐसे लोगों की थिंकिंग की और उनकी इस बयानिए पे। जी आप होल्ड रखिएगा। जी जारी रखिए आप बात। वो लोग हैं जो इसाक डार को समझते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आ गया पाकिस्तान में। उनकी राय थी और उनके अपने पॉइंट्स होंगे डेफिनेटली। एक फ्रॉड और फिगर की हेरफेर करने वाला बंदा आज IMF भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपकी नेबर कंट्रीज आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि इन चोरों डकैतों के ऊपर जब आपकी आवाम नहीं ट्रस्ट करती। आप मुझे बता दें। चलिए बहरहाल अपनी राय जाहिर है कि जैसे आपकी राय उससे उनकी भी राय है, आपको राय रखने का हक है। नकवी साहब देखें, आपका 70% से 80% आवाम आपकी इमरान खान के साथ है। आप इतना सब कुछ करने के बाद भी अब चलो अब इलेक्शन में आ जाओ ना। अब तो सभी कुछ आपके हाथ में आ गया। एस्टेब्लिशमेंट 100% मीडिया आपके पास है, ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, हर चीज सारे इंडिकेटर आपने उसको टीवी पे भी बंद कर दिया। आप टीवी पे भी नहीं दिखा सकते, आप उसका नाम नहीं ले सकते। मतलब इतना बदतरीन आप किसी भी, मेरा ख्याल तो मुहज़्ज़म माशरे में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी लीडर के साथ ऐसा। चलो अब मुकाबला कर लो, अगर आप में इतना दम है तो अब आ जाओ मैदान में। अब तो सारा कुछ आपके पास है। चलिए वो तो मैं तो ये देख रहा हूँ, अगर इमरान खान के वक्त के जो 16 प्लेयर थे ना क्रिकेट के, अगर वो उनको ही खड़ा कर देगा, यकीन करें लोगों ने उसको ही वोट डाल देना है। उसके जो उस वक्त की जो बी टीम थी क्रिकेट की, वही आके लगा देगा। कितने गए ना ये। अच्छा एक और बात बता दूं, इनका फ्यूचर भी खत्म हो गया। जो हम कहते थे ना इलेक्टेबल का नाम बड़ा मशहूर होता था। जी आप बोल रखिएगा। जी सारी लाइनें जल रही। जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती है, तो खड़े हो जाओ, आप मुकाबला कर लो। चलें, आप अवाम के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। चलें ठीक है, आपकी राय आ गई। सारी लाइनें जल रही, मैं और कॉलर्स को लेता हूँ। जी हेलो आप ऑन एयर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मुख्तसर सी बात। जी मोहम्मद बातें करना चाह रहा हूँ। जी जल्दी से, ताकि सारी लाइनें जल रही, मैं सबको लेना चाहता हूँ। जी आप कहिए। मैं बहुत जल्दी बात करूंगा। जरूर प्रेडिक्शन कर दी, मैं एस्ट्रोलॉजी रूम पहले बताया था आपको। जी इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जरूर होंगे। जिन पार्टी के चांसेस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ऑफ कोर्स मिस्टर नवाज शरीफ है, जहांगीर तरीन के भी चांसेस है, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा जमात इस्लामी के भी अच्छे चांसेस हैं। इमरान खान के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि अभी उनके सितारे गर्दिश में है और वो काफी तवील अरसे तक गर्दिश में रहेंगे, उनको थोड़ा सब्र से बैठना पड़ेगा। इसके अलावा इंशाल्लाह लोगों को मैं खास तौर पे पाकिस्तान के एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए आपका मुल्क है, आपकी खूबसूरती है, आपके असेट्स हैं, आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर आप अपने मुल्क की अपनी खूबसूरती को खुदाला तबाह ना करें। सिविलाइज्ड तरीके से प्रोटेस्ट करें, अमन के तरीके से प्रोटेस्ट करें, लेकिन अपने इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। और दूसरी बात ये है कि आखिरी बात सिर्फ ये कहूंगा, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, कि जो कोई भी हुकूमत आती है उसको कम से कम आप टाइम तो दें उसको पूरा करने का, उसकी मुद्दत पूरी हो, जो उन्होंने प्लान की वो करें और वो कुछ करके दिखाएं। हमारे यहाँ ये बहुत हो रहा है कि हुकूमत आती है 2-3 साल में खत्म। नहीं पीएस पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, फिर नून लीग की 5 साल हुकूमत रही, 10 साल पूरे 10 साल मिले इन लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ ऐसी बात माजी में ऐसा होता रहा है ना, मतलब इस तरीके की चीज है। तो बस ये कि किसी काम कर रहे थे लोगों को, तो इसका तो मतलब है कि करें, लोग मोटिवेट करें, एक दूसरे को अच्छी बातें मुंह से निकालें। चलिए तो इसका तो बिल्कुल बहुत अच्छे मशवरे दिए माशाल्लाह आपने। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जैसे फरमाया कि अब ये पार्टियां जो हैं, नून लीग है, पीएस पार्टी और ये सारे जो है, सिर्फ इसमें एक इजाफा जो है इस वक्त जमात इस्लामी जो इस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं है, तो आपने बताया कि इलेक्शन होंगे तो जमात इस्लामी भी शामिल हो जाएगी। चलिए और स्ट्रेंथ बनेगी और पूरी तमाम मुल्क की पार्टियां जो है वो मुल्क की हुकूमत करेंगी। तो ये आपने इत्तला यही दी है कि जमात इस्लामी का और इजाफा हो जाएगा इसमें। चलिए चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया।
جی 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 ہلو جی آپ آن ایئر ہیں. ہلو ہلو جی آپ آن ایئر ہیں. جی جی آپ آن ایئر ہیں. یہ بات آگے پہلے ایک آدمی کر گیا ہے کہ عمران خان کی مت بھائی پاکستان کے یہ بات کریں. عمران خان آ جائے, نواز شریف آ جائے, پیپل پارٹی آ جائے, پاکستان کے لیے بہتری آنی چاہیے اور وہ جب تک نہیں آئے گی سب مل کے بیٹھے. آرمی جو ہے وہ کسی کو کام تو ویسے کرنے نہیں دیتی. ابھی ملک کا جو ہے وہ سسٹم صحیح ہو نہیں رہا, پوری طرح اس کو فیور کرنا چاہیے. جو بھی آئے جو بھی عوام جس کو لائک کرے. اب تو عمران خان کا تو جو کام ہے وہ ختم ہو گیا. چلے اس کی وجہ اس نے اپنا خود کا اپنا کام خراب کیا, بنا بنایا. وہ اس میں ضد بڑی ہے, انا بڑی ہے. ٹھیک پتہ نہیں وہ اس کے وہ گھر کی اس کی وجہ سے, اس کی بیوی کی وجہ سے وہ پلیٹ. چلیے ان کا ذاتی معاملہ خیر ہے. ہاں جی پارٹی کا بناتے ہیں. پتہ نہیں وہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیں گے. وہ اس کو ابھی بھی ڈر ہے, وہ ڈرتا بہت ہے. جب موت آنی ہے وہ کسی جگہ پر دیکھیے تو اچھا نہیں تو اگر ڈرتا نہیں ہوتا وہ تو پھر بھاگ سکتا تھا, ملک سے بھاگ جاتا, کہیں اور جا کے بیٹھ جاتا. دبئی ہے, لندن ہے کیا چیز. نہیں دیکھیے بھاگنا, دیکھیے ڈرتا ہے نا تو بھاگ جاتا ہے. تو یہ دبئی بھی بھاگ سکتے تھے, یہ لندن بھی بھاگ سکتے تھے. لندن میں تو ان کی بچے بھی ہیں, چاہے تو اس کو نکال سکتے ہیں, ایسی بات نہیں نکال سکتے ہیں. دیکھیے اگر ڈرتا انسان ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے نا بھائی, یا تو مقابلہ کرتا ہے بھاگ جاتا ہے. تو یہ تو بھاگنے کے چانسز تو بھاگ جاتا ہے. اپنا مذاق بنوایا ہوا ہے کیا ہے. کون اپنے آپ کو مذاق بنوانا چاہتا ہے. ہو گیا ابھی تو اس کے آنے کے چانس نہیں ہے. ابھی 5 سال ویٹ وہ تو دیکھیے کیسے پتا چلے گا چانس نہیں, کیسے پتا چلے گا, کیسے پتا چلے گا کس کے چانسز ہیں کس کے نہیں ہیں. ایک منٹ دیکھیے یہ کیسے پتا چلے گا کس کے چانسز ہیں آنے کے کس کے نہیں ہیں. یہ واحد دیکھیے صرف ووٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پارٹی آئے گی, یہ پارٹی نہیں آئے گی. عوام کی نہیں وہ کچھ بھی دیکھیے کون توڑ دے گا نہیں کون توڑے گا. ان کے لوگ کون توڑے گا, کون ان کے لوگ توڑ دے گا. لوگ نہیں توڑے گا. لوگ جب بڑے بڑے اس کے جو ہٹ جائیں گے, ووٹ لینے والے ٹوٹ جائیں گے, جو پیسہ لگانے والے. دیکھیں جی میں سمجھ رہا ہوں آپ اپنی بات. جی کیونکہ ساری لائنیں ابھی میں اور لوگوں کو نہیں آتا. 20 کروڑ لگا کر آتا ہے. تو لیکن یہ کہ عوام کی چلیے تو دیکھیں میرے علاقے کا ایک آدمی ہے, میں سمجھتا ہوں پورا سسٹم میں دیکھ مجھے معلوم. جی وہ جس طرح بھی ہے قمر خان بات تھوڑی جی قمر خان ہے. اس نے 5 کروڑ کا لیا ہے. اس نے لیا صوبائی اسمبلی کا 5 کروڑ کا. اب اس کے کارخانے سیل ہیں, سب کچھ سیل کر دیا. ایک جلوس سے نکلوایا, وہ سب کچھ سیل کرا ہوگا. ادھر بھی دیا ہے 5 کروڑ, اسے سب کچھ سیل کرا لیا. اب جو ان کے مگر لگے ہوئے ہیں, حکومت ہے ساری ہے, سسٹم ہے. اب اس کی پوری طرح الیکشن لڑنے نہیں دیں گے جیسے 2018 میں عمران. چلیے آپ لوگ آخر میں دنوں میں اس کے لوگوں کو توڑ دیا. اپنے ٹکٹ واپس کر دو. آخری دنوں میں ابھی میں آخر میں قصہ سناؤں گا, پروگرام سنیے گا. آخر میں آخری جو 5 منٹ ہیں رہ گئے ہیں اس سے میں قصہ جی میں سناؤں گا. میں اور یہ جی آپ کون ہے کون سے. جی صاحب. جی نقوی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ الگ ہی ہو گیا ہے. وہ الگ یہ ہوا ہے کہ عوام جو ہے نا, پہلے عوام میں اتنا شعور نہیں ہوتا تھا. تو یہ کہہ دیتے تھے, بھیڑ بکریوں کی طرح عوام چل پڑتی تھی اور بڑی عزت کرتی تھی. فوج کی بھی بہت عزت کی عوام نے اور ابھی بھی کرتی ہے. چلیے وہ ساری چیزیں جی کہ فوج کو اربوں روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. جی چلیے عزت کرو, اربوں روپے. مطلب یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا پاکستان کی تاریخ میں اربوں روپے کے اشتہارات چلائے گئے کہ فوج کی عزت کے لیے. عزت دیکھیں, عزت زبردستی نہیں کرائی جاتی. چلیے وہ بات تو دیکھیے, وہ بات تو سامنے سب کے ہے اور ہم سب کے سامنے آ چکی ہے. پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے جی میں بتا دوں نقوی صاحب, ایک پلاننگ یہ لوگ کر رہے ہیں اور ایک میرا رب کر رہا ہے. بس اصل چیز تو مخلوق کر رہی ہے. بس جو اللہ بہتری کرے اسی سے مانگنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی بہتری کرے. جی تو یہ جتنی بھی پلاننگ کر لیں, ہونا وہی ہے جو میرے. دیکھیں ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈائری لے کے وہ نکل گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے ساتھ انصاف کیا. ٹھیک ہے چلیے وہ سارے سامنے حالات اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے
14 जमातों को चोरों को एक जगह ला के चलिए वो बातें देखिए सारी हम लोगों के सामने हैं। जी जी, इमरान खान ने मैं 14 महीने में जितना नंगा करके देखिए खराबी की कहाँ से इब्तदा होती है। मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा जो मेरी अपनी नाक़िस राय है, थोड़ा सा अपना जी एक्सपीरियंस है। जी 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 देखिए कहीं किसी भी मुल्क में जो इंसाफ का, वैसे ये हकीकत देखें कि अगर हमारा किसी सोसाइटी किसी मुल्क में ये वो कहीं पर भी जब एक इंसाफ का निज़ाम होता है, अदलिया का एक निज़ाम होता है, मैं अपने एक ज़ाती जो मेरा एक्सपीरियंस था आज से बरसों पहले का मैं शेयर आप लोगों से इसलिए करना चाहूँगा कि देखिए खराबी आते आती है। मुझे याद है कि ये बात कर रहा हूँ मैं, ज़िया साहब का टाइम की था, 82 की बात, 82 की बात है। मुझे भी ज़ाहिर है कि सियासी खदीब नुक्स अमन के तहत बंद किया गया, एक महीने के लिए डिटेन कर दिया गया। और कराची में थे डिप्टी कमिश्नर जनाब शाहिद हामिद साहब, उनके ऑर्डर थे, और वसीम साहब जो थे उन्होंने ही मुझे गिरफ्तार भी किया था। खैर उसके बाद मुझे कर दिया गया। तो वहाँ पर हमें उस वक्त जो थी वो एक क्लास दे दी गई कि ज़ाहिर है कि जो भी एजुकेशन है क्या है। अच्छा, तो उस पर वहाँ हमें एक मुलाजिम भी दिया गया। और अच्छा, एक क्लास में ये था कि वो जिन लोगों ने देखी है, जो हमारे साथी पहले जेलों का दौरा कर चुके हैं, बेनज़ीर साहिबा भी उसी अहाते में ही उनको भी रखा गया था। तो उसके बाद फिर एक मुलाजिम भी दिया गया, उसका नाम था चारू, वो था चाकीवाड़ा का रहने वाला और बेचारा। तो उसने एक किस्सा सुनाया। उससे पूछा कि तुम्हें, उसे 14 साल 28 साल क़ैद बामुशक्क़त हो चुकी थी। तो वो चूँकि बूढ़ा हो चुका था और इतनी साल पुराना है, उससे भी सब कुछ था, तो आता था बर्तन धोने और सफाई करने के लिए, वो आता था उस ए क्लास जेल में। वहाँ पर उसने, हालांकि मैंने बी और सी क्लास भी देखी हुई है कराची सेंट्रल जेल की, वो डिफरेंट औकात में जो गिरफ्तारियाँ हुई, उसने बताया क्या, उससे पूछा कि वैसे बैठ जाता था बातें करने के लिए, तो उससे पूछा कि क्या तुम किस जुर्म में आए? तो उसने बताया ये कि जनाब मैंने किसी को मार दिया था, तो मेरे वकील ने मुझसे कहा कि तुम्हें हम छुड़वा देंगे, तुम एक काम करो कि मैं जज साहब ने काम कहा है वो तुम कर दो तो वो हो जाएगा। वो क्या था, जज साहब ने भी किसी को कत्ल करवाना था, ये उसने खुद बताया। कहना फिर मुझे बाहर जमानत पर रिहा किया गया, चारू नाम था उसका, रिकॉर्ड में भी देखा जा सकता है। तो उसे कराची सेंट्रल जेल में उसने बताया कि फिर मैं मुझे बाहर जमानत पे छोड़ा गया, फिर उसी जज ने जिसने जमानत पे छोड़ा था ये बाहर गया चारू, और फिर जिसको उन्हें मरवाना था जज साहब को, उसे मरवा दिया गया, और फिर वापस इसको उन्होंने 2 कत्ल के जुर्म में 28 साल क़ैद बामुशक्क़त और जो इन्होंने जेल में डाल दिया। जहाँ इंसाफ मुहैया करने वालों का ये मेयार हो, ये मैं बरसों पहले जब मैं जी नहीं जरा सा देखिए, मैं हाँ जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। तो जब इंसाफ का जिस मुल्क में बरस से ये मेयार हो, चंद अच्छे जजेस भी आए, मैं नहीं कहता हूँ कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना इस तरह की सूरत हाल है। मैं वो वाक़या बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड अभी भी जाके देखा जा सकता है कि ये एक आदमी था और वो इतने साल उसे कैद हुई और किस तरह जमानत पे छूटा। अंदर की बात उसने खुद, क्योंकि वो तो जेल काट रहा था, बूढ़ा था, हम पूछे कोई तुम्हारे वो कहना कि नहीं अब कोई नहीं, मेरा ना बाहर कोई है तो मैं बाहर जाके क्या करूँगा, यही बूढ़ा हो गया तो शायद उसके बाद उसका वहीं इंतकाल भी हो गया। बात ये है मैं मुख्तसर जी मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ कि जब तक कि हमारी अदालतें इंसाफ, ये बिल्कुल आंखें बंद करके इंसाफ करें, कोई हुक्मरान हो, कोई भी हो, किसी भी, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का हो चाहे कहीं का भी हो, इंसाफ की बात करें ना, यकीन जानिए 50% मसाइल तो ये हल हो जाएंगे। बाकी 50% मसाइल आपस में सियासतदान बैठ के ये ना सोचेंगे, ये ना सोचें, सुनिए ये ना एक मिनट ये ना सोचें, देखिए ये ना सोचा जाए कि क्या नाम है, हमें जो है ये ना सोचा जाए कि पहले इन्होंने ये किया, पहले उन्होंने वो किया, या पहले ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जो जिसने भी गलती है कि सबको एक तरफ रखें, सब मिलके आपस में इस मसले को हल करें। और सबसे पहला काम जो अदलिया का है वो इंसाफ, बिल्कुल आंखें बंद करके इंसाफ मुहैया करें। आंखें ये नहीं कि जुल्म करें आंखें बंद करके, बल्कि आंखें बंद करने का मतलब है कि ये देखे बिना कि ये कौन का अमीर है, गरीब है, हुक्मरान है, गरीब, कहीं का भी कोई भी है, सफाई इंसाफ की बात करते हो, इंसाफ दे देना, 50% मसाइल ये हल हो जाए। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आ रही। और जब मैं प्रोग्राम में नहीं भी होता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन बहुत आप लोगों को मिस भी करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से जब भी हुआ ज़िंदगी राब्ता भी रहेगा, और समीना हमेशा की तरह इस तकरार की मेज़बान बनी रहेगी।